जहाँ टी है ना तो वो सर काम टाइम पे पूरा होना चाहिए, कॉस्ट है तो काम कम कॉस्ट में पूरा होना चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत कारण और प्रभाव के संबंध को स्पष्ट करते हैं, अर्थात एक कार्य के परिणाम को समझने में सहायता करते हैं। हर कंपनी के ये 3 उद्देश्य होते हैं कि वो कम से कम अपने बिजनेस को टिकाए रखे, जीवित रखे, उसके बाद वो लाभ कमाना चाहता है, फिर वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, जो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और मदद करना चाह रहे हैं वही कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं होगा किसी का मदद करने का तो आप कोऑपरेट यानी कि सहकारिता नहीं। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका साकार यूपी क्लास 12th के वन शॉट सीरीज में, जहां पर यूपी बोर्ड के लिए सारे चैप्टर्स के वन शॉट आपको मिलने वाले हैं। अकाउंटेंसी के आपको मिल चुके हैं, है कि नहीं? अब आपको मिल रहे हैं बिजनेस स्टडीज के, यानी कि बिजनेस स्टडीज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जल्दी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, तो इसमें हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं जानना जरूरी है। सर ये सारे लेक्चर्स वन शॉट होने वाले हैं, आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, है कि नहीं? यूपी वालों के लिए वन शॉट लेके आओ, यूपी वालों के लिए वन शॉट लेके आओ, तो तुम्हारी बात सुन ली गई है, लेके आ गए हैं वन शॉट। ठीक है, अब इसमें आपको सभी चैप्टर को एक वीडियो में खल्लास कर दिया जाएगा। हर चैप्टर के लिए एक एक वीडियो आएगी, यानी कि 12 चैप्टर है बिजनेस स्टडीज में, तो 12 वीडियो। ठीक है, जैसे जैसे जितने चैप्टर उस अकॉर्डिंग आपके उस सब्जेक्ट में उतने वीडियोस होंगे। ठीक है, अब ध्यान रहे कि ये वीडियो, ये लेक्चर, ये वन शॉट आपके लिए मोर देन एनफ होने वाला है। ये पढ़ने के बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पे कोई भी अन्य वीडियो खोजने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस जितना पढ़ाऊंगा ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, इस नोट्स से आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना, या अगर आपने किताब खरीद रखी है तो बस उस किताब से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, पूरा यूपी बोर्ड के पैटर्न पे होगा, यूपी बोर्ड की हर एक चीज़ को ध्यान पे रख के पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये फुल पैकेज है, जान लो। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, वो भी मैं करवाऊंगा, हम सब करवाएंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो मैं आयुष सिंह स्वागत करता है इस वन शॉट में आपका। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, अब पहला चैप्टर का नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। ठीक है, यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात कि सर ये वन शॉट इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में है। मैं एक सामान्य भाषा का प्रयोग करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ना हिंदी वालों को समझने में दिक्कत आएगी ना इंग्लिश वालों को समझने में दिक्कत आएगी। नोट्स भी आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। अगर आपको नोटिंग करने का मन हो, अगर आपको इससे नोट्स बनाने का मन हो, तो इंग्लिश मीडियम वाले अपनी इंग्लिश वाली भाषा में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले अपनी हिंदी भाषा में लिखेंगे। एक ही भाषा को अपने नोट्स में लिखना। ठीक है, ये नहीं कि जैसे एकदम छाप दिए जेरोक्स के तरह। ठीक है, कि इंग्लिश भी हिंदी भी दोनों लिख रहे हैं, एक लैंग्वेज ही लिखना है, जिस लैंग्वेज से आपको एग्जाम देना वही लैंग्वेज में आपके नोट्स होने चाहिए। ठीक है, अब आज के चैप्टर का नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। अगर इसको इंग्लिश में बात करोगे तो हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इस चैप्टर के नाम को बोलते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं सर? इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं नेचर, ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट, ये बोलते हैं। सर यहाँ पे बताओगे क्या प्रबंध की प्रकृति और महत्व, यानी कि नेचर और सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? देखो, प्रकृति का मतलब कि उसकी क्या खासियत है, नेचर मतलब कि इसकी खासियत क्या है, और महत्व का मतलब इंपॉर्टेंस है ना, महत्व यानी कि जरूरी क्यों है, यानी कि सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसके बारे में सर? ये सभी बात करता है प्रबंध के बारे में, यानी कि मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी खास बात क्या है। ठीक है, अब आपको समझना है कि मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले देखो, मैनेजमेंट को अगर मैं बोलूँ ना तो इसको 2 तरीकों से समझा जा सकता है। जैसे कि हर कंपनी को चलाने के लिए ना कुछ लोग होते हैं, जैसे तुम कभी देखोगे तो हर कंपनी को चलाने के लिए कुछ लोग होते हैं। प्रत्येक कंपनी में कुछ लोगों की संख्या होती है जो उस कंपनी के दैनिक कार्य को चलाते हैं। मतलब सर डेली कंपनी में क्या होगा, कंपनी आगे किस तरीके से काम करेगी, ये लोग उसका डिसाइड करते हैं। उन पूरे लोगों को मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, पहला तो ये लोगों को ना, अगर एक को, जैसे मान लो 5 लोग हैं तो इनको मैनेजमेंट बोलेंगे, उनमें से किसी एक को निकाल दोगे तो उसको मैनेजर बोलेंगे, यानी कि प्रबंधक बोलेंगे। अब उस प्रबंधक के द्वारा की गई सारी गतिविधियों को मैनेजमेंट बोला जाता है। हाँ सर, लोगों को भी मैनेजमेंट बोला जाता है, लोगों के ग्रुप को, और सर उनके द्वारा की गई गतिविधियों को भी मैनेजमेंट बोला जाता है।
यानी कि प्रबंध बोला जाता है। तो प्रबंध क्या होता है? प्रबंध का मतलब होता है बंदोबस्त, है ना, कि चीजों का बंदोबस्त कैसे हो रहा है, चीजें सही समय पे हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, चीजें कैसे हो रही हैं, है ना, मतलब लेट नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही मैनेजमेंट का ना, देखो हर कंपनी को चलाने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है। जैसे कि अगर तुम एग्जाम्पल में लोगे तो मैनेजमेंट में होता है ना कि सही समय पे काम हो जाए, अच्छे से काम हो जाए, उसमें ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। तो अब तुम अगर कभी बैंक गए होगे, बैंक गए हो ना सारे लोग, हाँ सर, बैंक जाते हो तो आपको अलग 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 सेक्शन देखने मिलते हैं। यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो, यहाँ पे आप अपना कैश जमा कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हो, यहाँ पे आप केवाईसी अपडेट करा सकते हो, यहाँ पे आप कैश निकलवा सकते हो, यहाँ पे आप चेक जमा कर सकते हो, है ना। बहुत सारे आपको विभाग देखने मिलते हैं हर बैंक में। ये क्यों होता है? कि काम जो है ना सुचारू रूप से हो, एकदम स्मूथ वे में काम हो, समझ रहे हो, काम एकदम आसान तरीके से हो। अब इसी बैंक का ना एक बंदा होता है जिसको ब्रांच मैनेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांच मैनेजर, है ना। अब ब्रांच मतलब शाखा प्रबंधक, ठीक है, शाखा प्रबंधक। तो वो जिस शाखा का मैनेजर होगा ना, उस बैंक को, मान लो कि यूपी में कोई भी जगह हो गई, ठीक है, मान लो जैसे कोई भी जगह, मानो ना कोई भी, ठीक है, जो भी तुम्हें पता हो उस जगह में कोई ना कोई बैंक होगा ही होगा, यूबीआई, एसबीआई, ठीक है, कोई ना कोई बैंक होते ही है। तो उसका जो कार्य संचालन होता है, मतलब उसके अंदर जितने काम हो रहे हैं उन सब को हैंडल करने वाला वो ब्रांच मैनेजर होता है, यानी कि शाखा प्रबंधक, है ना, कि चीजें वहां व्यवस्थित तरीके से हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, वो अकेले काम करता है? नहीं सर, वो तो बहुत सारे लोगों से काम करवा रहा होता है ना। हाँ, तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजर खुद काम करता है, लेकिन वो साथ ही साथ दूसरों से भी काम करवाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट यही तो है, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क्स डन थ्रू अदर, यानी कि प्रबंध यही तो कला है, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। खुद तो हर कोई काम कर ले, लेकिन तुम दूसरों से तो काम करवा के दिखाओ। तो प्रबंध यही है, प्रबंध क्या है? दूसरों से कार्य करवाने की कला है। मतलब अगर आप दूसरों से काम करवा सकते हो और चतुराई से करवा सकते हो, डरा धमकाए बिना, तो इसको प्रबंध बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए वही लिख रहा है यहाँ पे, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन। क्या बोल रहा है? आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन, है ना। साफ बोलता है कि सर आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन है, ठीक है, साफ कह रहा है कि आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन है थ्रू अदर पीपल, है ना, थ्रू अदर पीपल। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कैरिंग आउट एक्टिविटीज टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब कि सर प्रबंध एक कला है। प्रबंध क्या है? प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहा जाता है। यह निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से और प्रभावपूर्ण एवं दक्षतापूर्ण प्राप्त करने के लिए कार्यों की प्रक्रिया है। मतलब कि सर यहाँ पर मैनेजर दूसरों से काम करवाता है, प्रबंधक दूसरों से काम करवाता है। अब ये काम क्यों करवाया जा रहा है? देखो, कहीं भी मैनेजमेंट हो रहा है ना, तो वहां पे कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है, मैनेजमेंट करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अच्छा तुम सोचो ना, तुमने कंपनी खोली, तुम दान्य पुण्य करने के लिए तो कंपनी नहीं खोलोगे, जाहिर सी बात है। अब अगर तुमने कंपनी शुरुआत की है तो तुम यही बोलोगे ना भाई कि हम बिजनेस करके पैसे कमा सके। तुम तो यही चाहोगे कि भाई बिजनेस करेंगे, पैसे कमाएंगे। तो मैनेजमेंट क्यों करा जा रहा है? मैनेजमेंट इसीलिए करा जा रहा है ना कि आप बिजनेस करके क्या कर सको, पैसे कमा पाओ, ठीक है। यानी कि हर किसी का अपना उद्देश्य होता है। वैसे ही अगर ये भी कंपनी कर रहा है तो सर मैनेजमेंट कंपनी मैनेजमेंट इसीलिए करती है कि उसका काम अच्छे से चले और कंपनी का जो गोल है, कंपनी का जो उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति हो सके। अब हर कंपनी के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। किसी को होता है कि मुझे अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाना है, किसी को होता है मुझे अपनी प्रॉफिट बढ़ानी है, किसी को होता है मेरे को अपनी सेल्स बढ़ानी है ना। तो हर किसी का उद्देश्य अलग अलग होता है, बस उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ये लोग प्रबंध करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखा जाता है ना कि जितने भी एक्टिविटीज करे जा रहे हैं वो सारे एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से हो, यानी कि प्रभावपूर्ण और दक्षतापूर्ण तरीके से हो। सर एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट का मतलब होता है काम को सही कॉस्ट में करके देना, यानी कि कार्य को न्यूनतम लागत में करके देना। कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें उसको कम से कम खर्च में करके दे दो, है ना, न्यूनतम लागत में करके दो। और जो भी काम मिला उसको समय पर पूरा करो। ऐसा नहीं कि 4 घंटे में बोला गया कि 4 घंटे में करके दो, तुम 6 घंटे में काम पूरा करो, नहीं। अगर 4 घंटा बोला गया तो 4 घंटे में उस काम को करके दे दो, या फिर उससे पहले ही दे दो, वो और अच्छी बात होगी, ठीक है। तो एफिशिएंट का मतलब होता है कि कम कॉस्ट में काम करना, ठीक है। और इफेक्टिव का मतलब होता है
कि सर सही समय पे काम को पूरा कर देना, ठीक है। मतलब प्रभावपूर्ण मतलब कि आपने क्या किया, आपने न्यूनतम लागत में कार्य पूरा किया, और दक्षतापूर्ण का मतलब कि आपने समय पर पूरा करा है कार्य को, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है। आप चाहो तो डिफाइन में ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ये सब इसीलिए करा जाता है। अब मैनेजमेंट क्यों करा जा रहा है? मैनेजमेंट करने का एक ही उद्देश्य होता है, प्रबंध करने का उद्देश्य केवल एक होता है कि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सको, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पर आपको दे रहा है कि सर कोऑर्डिनेशन आई मीन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में अंतर। तो यहाँ क्या लिखा, प्रभावशीलता और यहाँ कुशलता। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, देखो यहाँ पे टी है ना, तो टी का मतलब होता है टाइम, ठीक है। ये किस पे फोकस करेगा, टाइम पे। और यहाँ पर सी है तो ये सर ध्यान देता है कॉस्ट पे। मतलब जहां टी है ना, तो वो सर काम टाइम पे पूरा होना चाहिए। कॉस्ट है तो काम कम कॉस्ट में पूरा होना चाहिए, ठीक है। ये इन्हीं चीजों पे ध्यान देता है। अब देखो ना यहाँ पर क्या लिख रहा है, ठीक है। लिखता है अर्थ और अवधारणा, यानी कि यहाँ पे उसके अर्थ और अवधारणा कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा, मीनिंग एंड कंसेप्ट, ठीक है। तो आप एक बार देखिए क्या कहता है सर, आओ देखो। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रभावशीलता का मतलब होता है कि काम को, ठीक है, समय पर पूरा करने से होता है, ठीक है। काम को समय पे पूरा करना है। सर कुशलता का मतलब होता है कि काम को न्यूनतम लागत में पूरा करना है, ठीक है, और संसाधन का अपव्यय किए बिना सही ढंग से पूरा करने से होता है, ठीक है, कि कम से कम खर्च में हम काम को पूरा कर दे। तो ये इफेक्टिवनेस का मतलब कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, यानी कि वर्क को टाइम पे कंप्लीट करना। और एफिशिएंसी का मतलब कंप्लीटिंग द वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, यानी कि जो भी काम मिला उसको कम से कम कॉस्ट में पूरा करके दे देना, ठीक है। अब उद्देश्य कि ये सब क्यों करा जाता है, आप इफेक्टिव और एफिशिएंट क्यों होना चाहते हो, आप प्रभावशील और कुशल क्यों होना चाहते हो। सर प्रभावशील इसीलिए होना चाहते हैं क्योंकि काम जो है मेरा क्या हो जाए, समय पे हो जाए, ठीक है, यानी कि अंतिम, देखो क्या बोल रहा, अंतिम परिणाम को समय पर प्राप्त करने से, ठीक है, यानी कि कंसर्न विथ अचीविंग द फाइनल रिजल्ट ऑन टाइम, ठीक है। और ये होता है सर कि कम लागत में हो जाए काम, है कि नहीं। तो लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित है, ठीक है। तो वही चीज देखो, इट इज कंसर्न विद द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, ये चीज। सर मुख्य केंद्र किस किस, अच्छा तुम समझ गए ना, किस पे ज्यादा ध्यान होता है। सर प्रभावशीलता का ज्यादा ध्यान होता है ना, कि काम जो है सही समय पे पूरा हो, ठीक है, जो समय दिया गया हो उस समय पे हम काम को पूरा करके दे दें। सर इसका मतलब होता है ना, काम को हम कम से कम खर्च में कर दें। तो फिर वही बात, समय पर लक्षित उत्पादन को प्राप्त करना, और यहाँ पे लक्षित उत्पादन को इसकी न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना, ठीक है, यानी कि फोकस होता है ऑन अचीविंग द टारगेट आउटपुट ऑन टाइम और ऑन अचीविंग द टारगेट आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। अच्छा सर एक बात बताओ, एक प्रबंधक को ये दोनों होना जरूरी है ना? हाँ, एक मैनेजर को एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों होना चाहिए। मतलब एक प्रबंधक को प्रभावशील और कुशल दोनों होना चाहिए। सर मतलब उसको काम कम से कम लागत में भी करके देना चाहिए और सही समय पे भी। सर मान के चलो अगर मैनेजर ऐसा हुआ, ठीक है, मैनेजर को काम मिला, मैनेजर ने काम समय पे तो पूरा कर दिया लेकिन उसने कॉस्ट ज्यादा लगाई, उसने खर्च ज्यादा करा, तो ये अच्छा मैनेजर नहीं है। अच्छा मैनेजर तभी कहलाया जाएगा जब वो काम को प्रभावशील यानी कि इफेक्टिव तरीके से और कुशलता पूर्वक यानी कि एफिशिएंट वे में करके दे। यानी कि एक मैनेजर को काम समय पे भी पूरा करना है और कम खर्च में भी पूरा करना है, ठीक है। चलिए अब आता है सर क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि इसकी खासियत क्या है, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट में ऐसी क्या खास बात है। तो देखो सर ये ना प्रबंध ना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। मतलब अभी जस्ट पहले ही समझाया, हम लोग प्रबंध करते क्यों हैं, क्योंकि हर कंपनी के उद्देश्य होते हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रबंध करा जाता है। मतलब सर प्रबंध इसीलिए करते हैं कि कंपनी के संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अब वो उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं, है ना, किसी को प्रॉफिट बढ़ाना है, किसी को सेल्स बढ़ाना है, तो बस इन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके इसीलिए, यानी कि इन गोल्स को अचीव कर सके इसीलिए मैनेजमेंट करा जाता है, ठीक है। तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है उसके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये लक्ष्य प्रधान प्रक्रिया है जो संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आओगे, नेक्स्ट आपको दिखता है यूनिवर्सल, परवेसिव भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परवेसिव, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में परवेसिव भी कहते हैं, या सार्वभौमिक भी हिंदी में आपको नजर आ जाएगा। क्या नजर आएगा, सार्वभौमिक, ठीक है, सर्वव्यापी या सार्वभौमिक हर जगह पे नजर आते हैं, ठीक है।
तो आपको कहीं कहीं पे सार्वभौमिक भी दिखेगा। सार्वभौमिक का मतलब होता है ना कि मैनेजमेंट हर जगह पे है। अच्छा देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, इंडिया में अगर मैनेजमेंट हो रहा है, इंडिया में अगर मैनेजमेंट अपनी कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए करा जा रहा है मैनेजमेंट को, तो क्या यूएसए में नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। चाइना में नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा, बस तरीका अलग होगा। मतलब ये जो मैनेजमेंट है ना, हर जगह पे होता है। अब आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, आपको अपने व्यवसाय को चलाने के लिए प्रबंध करना ही पड़ेगा। चाहे आपका व्यवसाय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, या फिर वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो इस देश में हो चाहे वो दूसरे देश में हो, आपको प्रबंध करना पड़ेगा। यानी कि प्रबंध जो है हर जगह पे उपस्थित है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा बिजनेस नहीं है तो तब भी नहीं। सर आपका बिजनेस नहीं ना, तब भी आप प्रबंध करते हो? पूछो कैसे? आप जो वीडियो देख रहे हो, आप भी प्रबंध करते हो? पूछो कैसे सर? मैनेजमेंट करते हो ना कि किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है कि हम अपने रिजल्ट को ला सकें। ठीक है, ये भी प्रबंध हुआ। तो ये हर जगह पे, चाहे आप बिजनेस करो चाहे ना करो, प्रबंध तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, यानी कि हर जगह पे है। मतलब मीनिंग इट इज नीडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हर तरीके की कंपनी में चाहिए होता है। ठीक है, तो वही है, सच एज सोशल, बिजनेस, एजुकेशनल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो प्रबंध सर्वव्यापी है जो सभी प्रकारों के संगठन जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि के लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर आता है बहुयामी गतिविधि। अब देखो, बहुयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल। तो ये मैनेजमेंट एक जगह पे काम नहीं करता, ये बहुत सारी चीजों को देखता है। मतलब सर जैसे देखो, अब कंपनी चला रहे हो तो कंपनी में इंसान तो चाहिए ना भाई? हाँ सर चाहिए। तो अब सारे इंसान को रख लोगे और उनको काम ही नहीं दोगे कि उनको क्या काम करना है, तो आके सब बैठ के मुफ्त की रोटी खाएंगे, है ना? मुफ्त की रोटी तो रहेंगे, तो उनको काम तो देना पड़ेगा ना। मतलब किस इंसान को कौन सा काम देना, किस इंसान को कौन से डिपार्टमेंट में रखना, ये सब करोगे। यानी कि लोगों को मैनेज कर रहे हो। तो जब आप लोगों को मैनेज करते हो ना, उसको बोलते हैं मैनेजिंग पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आप लोग को मैनेज कर रहे हो, है ना? आप क्या कर रहे हो सर? आप यहाँ पर कर रहे हो व्यक्तियों तथा परिचालनों का प्रबंध। ठीक है, आप लोगों का प्रबंध कर रहे हो। फिर सर अब लोगों को रखे हैं तो उनको काम तो देना पड़ेगा। अब सर एक ही व्यक्ति को सारा काम तो नहीं दे सकते ना, वरना वो काम से दब के मर जाएगा बेचारा। तो उसको सारा काम तो नहीं दे सकते, हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा काम देना होगा। मतलब किस इंसान को कितना काम देना, ये चीजें भी देखनी होंगी। जब आप काम को मैनेज करते हो ना, तो आप देख करते हो मैनेजिंग वर्क, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आप कार्य का प्रबंध कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद सर अब देखो, आपने लोगों रख लिए, लोगों को काम दे दिया। अब ये भी चेक करते हो कि भाई जो मैंने काम इस बंदे को दिया है, क्या वो ये बंदा कर पाएगा? एग्जाम्पल सर देखो, अब अगर आपने साइंस वाले, जो बंदा साइंस से आया है, साइंस पढ़ के आया है, ठीक है, एमटेक करके आया है, बीटेक करके आया है, उसको बैठा दोगे और बोलोगे जर्नल एंट्री बनाओ, बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके लायक तो वो काम ही नहीं है कि नहीं? अब तुम कॉमर्स वाले को, जो कॉमर्स पढ़ के आ रहा है, उसको तुम जाके बोलोगे कि लाइट और बल्ब ठीक करो, एसी ठीक करो, कर पाएगा? बोलेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैनेजर बोलेगा हैं पगला वाला है क्या, कुछ भी बोलता है, उसको पता ही नहीं चलेगा। मतलब अगर आप गलत इंसान को गलत काम दोगे तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो आप यहाँ पर ये भी करते हो कि भाई सही इंसान को सही काम मिले, है ना? मतलब जो इंसान जिस काम के लायक है उसको वही काम मिले। तो आप यहाँ पे क्या करते हो? मैनेजिंग करते हो ऑपरेशन के, काम ढंग से हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं कि ये इतनी सारी चीजें देखता है। ठीक है, every organization is established to perform certain activities and management ensures that these activities are completed effectively through people। यानी कि क्या बोल रहा है? प्रबंध एक बहुयामी गतिविधि है जो कार्य, व्यक्तियों तथा परिचालनों के प्रबंध से संबंधित होती है। ठीक है, प्रत्येक संगठन कुछ कार्य के लिए स्थापित किया जाता है। प्रबंध लोगों से कार्य करवाने की कला है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। प्रबंध संगठन में विभिन्न क्रियाओं को पूर्ण करने में भी सक्षम है। ठीक है, अब आता है अगला, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब क्या होता है सर? देखो, अब मैंने आपको क्या बोला सर, जब तक बिजनेस रहेगा तब तक मैनेजमेंट रहेगा, बिजनेस नहीं भी रहेगा तब भी मैनेजमेंट रहेगा। सर एग्जांपल दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। अच्छा मान के चलो, आपको क्या करना है? आपको बिजनेस चलाना है ना, आपको बिजनेस चलाना है, तो आपकी कंपनी में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। मतलब कभी कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा, कभी कोई एम्प्लॉय
नया आएगा, है ना। तो ये होता रहेगा जब तक आपका बिजनेस चलेगा। कोई भी इंसान आपके यहाँ हमेशा के लिए काम नहीं कर सकता। अगर कोई छोड़ेगा नहीं तो हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, तब तो वो छोड़ ही देगा, है ना। तो आपको उसके जगह पे नई इंप्लॉय को रखना होगा, मतलब आपको स्टाफिंग करनी होगी। जब आप लोगों को नियुक्त करते हो ना, जब आप लोगों को हायर करते हो कंपनी में, इसको स्टाफिंग बोलते हैं, नियुक्तिकरण बोलते हैं, ठीक है। जब आप काम को करने के पहले सोचते हो कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसको नियोजन बोलते हैं। किसी भी कार्य को करने के पहले अगर आप सोच रहे ना यार कैसे करें, कैसे होगा, कब करें, जब आप ऐसा सोचते हो ना, इसको नियोजन बोलते हैं। यानी कि आप प्लान कर रहे हो, इसको प्लानिंग, है ना, प्लानिंग कहेंगे। तो आप प्लान कर रहे हो कि कैसे कब करना है। जब आप काम को करने के लिए सारी चीजों को इकट्ठा करते हो, अच्छा सामान आ गया, पैसा आ गया, लोग आ गए, यानी कि कार्य की पूर्ति हेतु आप सारे संसाधन को एक जगह लेके आते हो, इसको संगठन, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। अब लोगों को रखा है आपने लोगों को रखा ना, नए नए लोग आए, उनको रखा अपनी कंपनी में, तो उनको ये तो बताओगे ना भाई उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना, मतलब उनको गाइड तो करोगे। तो जब आप लोगों को गाइड करते हो, दिशा निर्देश देते हो ना, इसको निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग बोलते हैं, ठीक। अब लोगों को रख तो लिया है, अब ये तो देखोगे ना भाई कि ये इंसान काम कैसा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, हमारे प्लान के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। तो जब आप ये चीज करते हो इसको नियंत्रण बोलते हैं, कंट्रोलिंग। और ये आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक आपकी कंपनी है, मतलब आपके लोग आते जाते रहेंगे, आप हर बार नया नया प्लान बनाओगे, आपको हर बार नए नए प्लान के हिसाब से नई नई चीजें लानी होंगी, है कि नहीं, नए नए टारगेट रखने होंगे। तो ये जो मैनेजमेंट होता है ना, एक बार का कार्य नहीं है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब तक आपकी कंपनी रहेगी तब तक आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मतलब जब तक आप अपनी कंपनी को चलाओगे तब तक आपको प्रबंध करते रहना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, ये एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं है, बट गोज ऑन ऑल टाइम, ठीक है। तो फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। प्रबंध कोई ऐसी क्रिया प्रक्रिया नहीं है जिससे हमेशा के लिए एक ही बार में कर लिया जाए, बल्कि यह एक सतत यानी कि सतत प्रक्रिया है। प्रबंध के कार्य जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण की आवश्यकता लगातार होती है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हाँ सर क्लियर है। तो मतलब सर ये हमेशा चलता रहेगा, जब तक कंपनी रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। ऐसा मानो ना कि कंपनी गाड़ी है, कंपनी एक कार है और मैनेजमेंट उसका ड्राइवर है, प्रबंध उसका चालक है। अब बिना चालक के गाड़ी चल सकती है? कभी नहीं। तो इसके बिना कंपनी चल ही नहीं पाएगी। तो जब तक कंपनी है तब तक ये करते रहना पड़ेगा, मतलब ये हमेशा होता रहेगा, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी ना खत्म होने वाला कार्य है, ठीक है। अब आता है सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया यानी कि ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। सामूहिक क्रिया यानी कि ग्रुप एक्टिविटी है सर। सामूहिक क्रिया मतलब होता है कि अच्छा एक से ज्यादा लोग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं सर? ये तो समूह है ना। एक से ज्यादा लोगों को हम लोग समूह कहते हैं ना, कि ग्रुप है सर। हाँ जी। तो सर अब मैनेजमेंट में, कंपनी में कोई एक ही इंसान काम कर रहा होता है क्या? पीडब्ल्यू में क्या सिर्फ अलग सर हैं? नहीं सर, और लोग हैं, मैं हूँ, छोटू सर हैं, और कितने सारे टीचर्स हैं, जेई नीट वाले टीचर्स हैं, आर्ट्स वाले टीचर्स हैं, 10th 9th वाले टीचर्स हैं, है ना। उनके अलावा टीचर्स के अलावा आपके लिए पीपीटी बनाने वाली टीम है, आपको डीपीपी देने के लिए लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम आपके ऐप में आती है तो आप कॉल करके सॉल्व करवाते हो, वो टीम है। तो एक इंसान नहीं, बहुत सारे इंसान साथ में मिलकर इस कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे लोग साथ में मिलकर एक संगठन को चला रहे होते हैं ना, तो उसको हम लोग सामूहिक क्रिया बोलते हैं, कि इसको कोई एक इंसान नहीं कर रहा है, इसको बहुत सारे इंसान कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो ये चीज? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो क्या बोला जा रहा है? प्रबंध मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड थ्रू कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ मेनी पीपल, ठीक है। मैनेजेरियल डिसीजंस ऑफन रिक्वायर कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो प्रबंध एक सामूहिक गतिविधि है। एक संगठन में अनेक व्यक्ति संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कोई भी प्रबंधकीय निर्णय अकेले में नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं ये लोग? अपने प्लान को आपस में डिस्कस करते हैं, क्या ऐसा करना ठीक होगा, ये सब बातचीत करके सारा काम होता है, ठीक है। अब आता है डायनामिक फंक्शन यानी कि गत्यात्मक। अब गत्यात्मक का मतलब होता है ना, देखो डायनामिक फंक्शन मतलब, गत्यात्मक मतलब होता है कि समय के साथ ये बदलता है, ठीक है। समय के साथ ये बदलता है। जैसे देखो आज से 10 साल पहले जिस तरीके से बिजनेस होता था, क्या आज भी वैसे ही बिजनेस होता है?
सर 10 साल छोड़ दो ना, 6 साल पहले ही देख लो, कोविड आने के पहले इतना ऑनलाइन का चलन नहीं हुआ करता था, अब हो गया है ना। यानी कि बिजनेस करने का तरीका बहुत बदल चुका है। तो अगर बिजनेस करने का तरीका बदला है तो मैनेजमेंट तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ड्राइवर है, अब देखो रास्ता मुड़ रहा है, रास्ता आगे से मुड़ रहा है, तो ड्राइवर को गाड़ी तो मोड़ना ही होगा ना, घुमाना पड़ेगा। तो सर अगर आपसे चीजें बदलाव मांग रही तो आपको बदलाव तो करना ही पड़ेगा, नहीं बदलाव करोगे तो आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब सर मैनेजमेंट भी जो है ना समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि बिजनेस अच्छा, देखो जब व्यवसाय को प्यास लगेगी तो तुम उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे कि पानी पिलाओगे? इंसान को प्यास लगेगी तो तुम उसको जहर थोड़ी दोगे भाई जिससे वो खत्म हो जाए, उसको पानी ही दोगे ना। तो वही बोला जा रहा है कि सर ये गत्यात्मक है, मतलब ना ये समय के साथ बदलता रहता है, बिजनेस जो है समय के साथ बदलता रहता है। इसीलिए मैनेजमेंट भी, अब क्योंकि मैनेजमेंट इसका ड्राइवर है, प्रबंध सर संगठन का चालक है, तो सर वो भी समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, तो डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है ये एक डायनेमिक फंक्शन है बिकॉज इट मस्ट अडॉप्ट टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि बिजनेस करने के तरीके बदलते रहते हैं और इसको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, उनको हमेशा अपने प्लान में बदलाव लाना चाहिए। तो देखो प्रबंध एक गत्यात्मक कार्य है जिसे परिवर्तित वातावरण के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। ठीक है, यही चीज। अब जैसे तुम्हें एग्जाम्पल में अगर देखोगे ना तो बहुत, जैसे जब मैकडोनल्ड्स जो है इंडियन कंपनी नहीं, यूएस की कंपनी है, जब वो इंडिया में आई तो यूएस में तो ज्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं, सारे लोग ही, ज्यादातर छोड़ो ना, सारे लोग ही ऑलमोस्ट 95% लोग नॉनवेज ही खाते होंगे वहां तो मेरे हिसाब से। ठीक है, गारंटी नहीं, मेरे हिसाब से बोल रहा। यहाँ पे इंडिया में मान के चलो 50% लोग नॉनवेज खाते हैं, 50% लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, यानी कि कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं। ठीक है, तो जब मैकडोनल्ड्स इंडिया आई तो उसको पता था कि भाई अगर सिर्फ मैं नॉनवेज बेचूंगा ना, या अगर मैं सिर्फ नॉनवेज बेचूंगी तो मेरे कस्टमर सिर्फ वही लोग होंगे जो मांस खाते होंगे, मांस ना खाने वाले मेरे कस्टमर कभी नहीं बन पाएंगे। तो उन्होंने अपने मेन्यू में बदलाव किया, मतलब उन्होंने देखा कि देखो यहाँ बदलाव करने की जरूरत है ना, क्योंकि अगर मैं बदलाव नहीं करूंगा ना तो मैं यहाँ पे मात्र 50% लोगों से ही कमा पाऊंगा। ठीक है, डोमिनोज को पता था कि अगर मैं बदलाव नहीं करूंगा तो मैं बस उनसे ही पैसे कमा पाऊंगा जो नॉनवेज खाते हैं, मैं इनसे तो पैसे कमा ही नहीं पाऊंगा जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। एक बिजनेस होने के नाते आपको तो पैसे सबसे कमाने हैं, है कि नहीं? तो सर इसलिए उसने अपने मेन्यू में बदलाव करा कि भाई अब हम यहाँ तो इंडिया में तो वेज भी बेचेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपने मेन्यू में बदलाव करा, क्या किया, जरूरत के हिसाब से अपने में चेंजेस करा, अपने में बदलाव किया कि लोग हमें एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, मैनेजर्स नीड टू मॉडिफाई देयर प्लान, मैनेजर को चेंज करना पड़ता अपना प्लान, स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, टेक्नोलॉजी, कस्टमर प्रेफरेंस एंड मार्केट कंडीशन। मतलब मैनेजर को ये चीज ध्यान में रखते हुए कि मेरे ग्राहकों को क्या चाहिए, बाजार में क्या चल रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बदलाव करना चाहिए। ठीक है, तो देखो प्रबंध की आवश्यकता समय एवं परिस्थिति के अनुसार स्वयं एवं लक्ष्यों में बदलाव करना पड़ता है, उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब कि सर ये ना अदृश्य है, अदृश्य का मतलब ये दिखता नहीं, इसको महसूस किया जा सकता है। जैसे अच्छा देखो, अगर मान लो कंपनी का गोल पूरा हो गया, कंपनी का गोल था कि हमें इस साल के अंत तक 15% सेल्स बढ़ाना है, मतलब जो भी मेरा सेल है ना वो 15% से ज्यादा, पिछले बार से 15% ज्यादा बिकना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने देखा कि हाँ चलो इस साल हम लोगों ने पिछले साल से 20% ज्यादा सेल किया, यानी कि 15% सेल कर लिया, है कि नहीं? तो इससे क्या पता चलता है सर? इसके पता चलता है कि मैनेजमेंट अच्छा था तभी तो सेल हो पाया, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता तो इतना सेल नहीं हो पाता। मतलब आप मैनेजमेंट देख नहीं सकते हो लेकिन आप मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हो, आप प्रबंध को महसूस कर सकते हो। कैसे महसूस करोगे? अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो प्रबंध अच्छा था, नहीं हुई तो प्रबंध अच्छा नहीं था। ठीक है, साफ बात यही है। ठीक, चलिए अब आता है सर क्या बात आता है, अब आते हैं हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है बालकों कि सर इसमें खासियत क्या है। अच्छा अब आते हैं ना, अब बोला सर सबसे पहले नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है, मतलब ये साइंस होता है क्या? सर हम लोग तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, साइंस कहाँ से आ गया? आप क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको साइंस बोला जाता है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या प्रबंध एक विज्ञान है, क्या प्रबंध एक विज्ञान है? मतलब सर ये विज्ञान कैसे हुआ सर, बताओ ना। अच्छा बता रहे, सुनो ध्यान से। देखो साइंस का मतलब क्या होता है सर? साइंस में होता है ना, साइंस में सारी चीजें बहुत एक्सपेरिमेंट होती हैं, बहुत तोड़ फोड़ किया जाता है, मतलब चीज़ों को घुमाया फिराया जाता है, फिर एक रिजल्ट निकाला जाता है। और तुम देखो तो साइंस में क्या है सर,
कि चीजें जो बोल देंगी ना, साइंस विज्ञान ने जो बोल दिया वही सत्य है। विज्ञान ने जो कहा है वो सच है, वो झूठ हो ही नहीं सकता। मतलब अगर विज्ञान ने कह दिया कि भाई अगर तुम इस पेन को ऊपर उछालोगे तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा ही आएगा, तो सही बात है भाई, आता है कि नहीं। हाँ, तो वही बोला जाता है कि सर यहाँ पे ना सारी चीजें एक्सपेरिमेंट से होती हैं और ये बिल्कुल आपको सच्चाई बताता है। और सच्चाई भी आंख बंद करके नहीं बताता कि हाँ हाँ ऐसा होता है। इसने उस सच्चाई को निकालने के लिए बहुत साल उस पर एक्सपेरिमेंट करा, बहुत उस पर सोच विचार करा, दिमाग लगाया, तब जाके सच्चाई बताता है। ठीक है, तो साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्सप्लेन करता है ट्रुथ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह है, मतलब आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, जो अवलोकन एवं प्रयोगों के आधार पर सत्य की व्याख्या करता है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहला आता है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि व्यवस्थित ज्ञान का समूह। व्यवस्थित ज्ञान का समूह का मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीजें दिमाग लगानी पड़ती हैं। जैसे आप देखोगे तो क्या है सर, पीरियोडिक टेबल सुना होगा आपने साइंस में, है ना। पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना पड़ता है, इस केमिकल में ये केमिकल मिलाओगे तो ऐसा रिएक्शन होगा, है ना, पढ़ा है ना। तो यहाँ पे वही है, आपको साइंस समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज लेना पड़ता है। ठीक है, इसमें आप क्या बताते हो, आप पिछले अनुभवों के आधार पे चीजों को बताते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, पिछले अनुभव के आधार पे बताते हो कि ऐसा होगा। सर जैसे अब कोई बंदा यहाँ से मान के चलो यूपी से दिल्ली जाए, ठीक है, उसको दिल्ली जाने में ट्रेन से कितना समय लगा, वो पिछले अनुभव के आधार पे बताए गए, भाई इतना इतना समय लगा था। उसने साइंस के हिसाब से ही तो कैलकुलेट किया ना कि भाई इतना इतना समय लगा था, तुमको भी लगेगा। तो साइंस क्या करती है, साइंस पिछले अनुभवों के आधार पे बताती है। अब देखो कैसे पता चला कि अगर हम चीजों को हवा में उछालेंगे तो वो नीचे आएगी, क्योंकि न्यूटन थे ना जिनके सर पे सेब गिरा था, वो खा जाते तो आज नहीं होता ये चीज, लेकिन वो उनको चुल था कि भाई मुझे तो बताना है, तो उन्होंने बताया। ठीक है, उन्होंने ग्रेविटी ढूंढी, तो उन्होंने बोला ना कि देखो ऐसा होता है, अगर कुछ भी ऊपर से टपकेगा तो वो जमीन पे गिरेगा। तो अब तब से देखो ग्रेविटी के कारण पिछले अनुभव के आधार पर उन्होंने सच बताया, और जो सच भी है ऊपर से ऐसे गिराएंगे तो नीचे गिरेगा। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, तो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है बिकॉज इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स दैट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निक और प्रिंसिपल होते हैं जो कि पास्ट एक्सपीरियंस को बताते हैं बाय प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है उसको बताते हैं। तो प्रबंध एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह है क्योंकि इसमें सिद्धांत एवं तकनीकें शामिल होती हैं जो पिछले अनुभवों को समझाने और भविष्य के परिणामों का अनुमान लगाने में सहायक होती है। ठीक है, ये चीज समझे, तो यही चीज। दूसरा आता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। वही बात हुई ना कि अब यहाँ पे सारी चीजें अवलोकन और प्रयोगों पे आधारित होती है, मतलब सारी यहाँ पे कुछ भी चीज बिना एक्सपेरिमेंट के होगा ही नहीं। ठीक है, अब न्यूटन जी के सर पे सेब गिरा तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा कि ये सेब आखिर गिरा कैसे, चुपचाप खा भी सकते थे, लेकिन उनको देखो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट लगा दिया कि गिरा तो गिरा कैसे। लो आ गया साइंस वहीं से, ग्रेविटेशन आया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, चुंबकीय क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स आया ना। तो साइंस में सारी चीजें जो होती है ना ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे होती हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाया जाता है, सोचा जाता है, उस पर एकदम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तब तो देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट, दे आर द रिजल्ट ऑफ मेनी ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड एक्सपीरियंस, यानी कि ये रिजल्ट होता है बहुत समय का आपने जो उस पर रिसर्च किया है और उतना समय दिया है। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत अवलोकन एवं निरंतर प्रयोगों के आधार पर विकसित होते हैं और ये कई वर्षों के अनुसंधान और अनुभव का परिणाम होते हैं। ठीक है, ओके सर। तीसरा होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि भैया आप जो भी करोगे ना उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। आपने न्यूटन का तीसरा नियम जानते हो ना, ये तो सबको रटा हुआ होता है कि जो भी करोगे उसका रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं बॉल को दीवार पे मारूंगा तो बॉल उसी तेजी से मेरे पास आएगा, है कि नहीं? सही बात है ना? हाँ सर, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि आप जो भी करोगे ना उसका कोई ना कोई रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये तो साइंस में होता ही है। अच्छा सर, ये बात तो सर ये मैनेजमेंट कैसे हो रहा है बताओ ना थोड़ा सा। बिल्कुल बता रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अब आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब देखो, यानी कि सिद्धांतों की सार्वभौमिक वैधता।
अब मुझे एक बात बताओ, साइंस ने जो कहा है क्या वो ऐसा है कि पूरी दुनिया ना माने, एक ही जगह पे मानी जाती है? नहीं सर, साइंस ने अगर कोई बात कही है तो वो पूरी दुनिया में मानी जाएगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, रशिया हो, श्रीलंका हो, हांगकांग हो, कोई भी जगह हो, हर जगह पे मानी जाती है। बिल्कुल, तो ये वही है कि साइंस की बातों को हर जगह पे माना जाता। ठीक है सर, फिर ये आप बताओ ना, प्रबंध विज्ञान कैसे नहीं है, आपने बताया ही नहीं। तो सर देखो, अब प्रबंध में भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। अगर आपको अच्छा मैनेजर बनना है तो उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, है ना, जो किताबें पढ़नी पड़ेंगी वो सब। आप जब एमबीए करोगे ना, एमबीए मैनेजर बनने के लिए एमबीए करना पड़ता, बेस्ट होता है, जरूरी नहीं लेकिन बेस्ट होता है, एमबीए करो तो आप अच्छे मैनेजर बनोगे। ठीक है, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको सेम सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कुछ किताबें पढ़ाई जाएंगी जिससे आपको मैनेजमेंट का ज्ञान मिलेगा। यानी कि सर व्यवस्थित ज्ञान का समूह तो मैनेजमेंट भी है, प्रबंध भी है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो मैनेजमेंट में भी है। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, अवलोकन एवं प्रयोगों पर आधारित। तो मैनेजमेंट कैसे करना है ना, इसके कुछ नियम कानून होते हैं जो कि चैप्टर 2 में है। ठीक है, इनको भी बहुत दिमाग लगा के और सोच समझ के बनाया गया था। ठीक है, उनको भी जो मैनेजमेंट करने की जो कुछ तकनीक और कलाएं होती हैं उनको भी बहुत दिमाग लगा के और सोच समझ के बनाया गया है। तो सर यहाँ सही बात है, अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, तो सही बात है, यानी कि वहां तक तो ठीक है, मैनेजमेंट साइंस होता आ रहा है। अब आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण एवं प्रभाव का संबंध। ठीक है, तो देखो अब मैनेजमेंट में क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर मैनेजर ने, अगर प्रबंधक ने गलत डिसीजन लिया तो सर बिजनेस को लॉस होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, होगा ना। अगर सही डिसीजन लिया तो बिजनेस को फायदा होगा, मतलब वो जो भी करेगा उसका कोई ना कोई परिणाम तो होगा ना। सही डिसीजन तो फायदा, गलत डिसीजन तो नुकसान, यानी कि सही निर्णय तो लाभ और गलत निर्णय तो नुकसान। ठीक है, तो एक प्रबंधक जो भी करेगा उसका कोई ना कोई प्रभाव तो आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि आप जो भी करते हो उसका कोई ना कोई इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। यानी कि आप कुछ भी कर रहे हो तो कोई भी कार्य का, किसी भी कार्य की वजह से आपको उसका कोई ना कोई प्रभाव दिखेगा। ठीक है, तो देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दैट इज द हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। यानी कि आपको ये समझने में मदद करते हैं कि मेरे एक्शन का क्या, मेरे कार्यों का क्या परिणाम होगा। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत कारण और प्रभाव के संबंध को स्पष्ट करते हैं, अर्थात एक कार्य के परिणाम को समझने में सहायता करते हैं। ठीक है, दिस मेक्स इट इजियर फॉर मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस बिकॉज दे कैन प्रेडिक्ट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ देयर एक्शन। तो इससे प्रबंधक निर्णय लेने में आसानी होती है क्योंकि वे कार्यों के संभावित परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज डन, यानी कि इससे क्या होता है सर, मतलब प्रबंधक को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, प्रबंधक को इससे पता चलता है कि नहीं नहीं अगर ये करेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, तो सोच समझ के डिसीजन लेता है। तो यहां तक भी साइंस है। ठीक है, यहाँ पे आता है ना कि यहाँ पे कट जाता है सर, मतलब अब देखो साइंस ने जो बोल दिया वो पूरी दुनिया में माना जाएगा। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट में ना स्थिति के अनुसार, ठीक है, स्थिति के अनुसार मतलब परिस्थितियां देखी जाती हैं, कैसा चल रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कस्टमर को चाहिए घी तो तुम दे दोगे आलू, नहीं ना। तो मैनेजमेंट देख के होता है, चीजें देखी जाती, समय देखी जाती, स्थिति देखी जाती है। ठीक है, तो वही चीज, तो यहाँ पे समझो कि साइंस ने जो बोला वो तो पूरी दुनिया में माना जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट ने जो बोला वो भी माना जाएगा, बट उसमें थोड़े से बदलाव करे जाते हैं, स्थिति के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है, मतलब एज पर सिचुएशन उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या सर मैनेजमेंट साइंस है? तो सर मैनेजमेंट साइंस है लेकिन वो पूर्ण रूप से यानी कि पूर्ण विज्ञान नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको यह ध्यान देना है कि सर मैनेजमेंट फुल साइंस नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, आप यहाँ पे ध्यान दोगे, प्रबंध को विज्ञान का एक सच्चा या परिपूर्ण विज्ञान नहीं कहा जा सकता है, परंतु इसे एक व्यवहारिक विज्ञान या अनिश्चित रूप में विज्ञान कहा जाना चाहिए, है ना, वर्णित किया जाना चाहिए। यानी कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड अ ट्रू और परफेक्ट साइंस बट इट शुड बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रैक्टिकल और इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक है, मतलब ये साइंस पूरा तो नहीं है लेकिन है, सॉफ्ट साइंस है, थोड़ा बहुत सिंपल साइंस पे बोलता है, सरल विज्ञान है। ठीक है ना, ये सिंपल साइंस है, ये पूरा साइंस नहीं, ये सिंपल साइंस है। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट एज एन साइंस तो आपने पढ़ लिया, अब आते हो मैनेजमेंट एज आर्ट पे। ठीक है, अब किस पे आते हो, मैनेजमेंट एज एन आर्ट पे। इसको पढ़ने के पहले प्रोफेशन पढ़ लो। ठीक है, ये ज्यादा बेस्ट होगा, इसको पढ़ने के पहले आप ना प्रोफेशन पढ़ो, यानी कि सर
मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रबंध एक पेशे के रूप में, प्रबंध एक पेशे के रूप में, यानी कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। अब देखो प्रोफेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले पेशा यानी कि प्रोफेशन समझो। आपने डॉक्टर्स देखे हैं? हाँ सर देखे हैं। आपने लॉयर वकील देखा है? हाँ सर नाम सुना है, देखा तो नहीं, अभी तक जेल वेल नहीं गया, जाना भी मत, अच्छी बात नहीं है भाई, ऐसा क्यों करोगे यार, सॉरी, है ना। तो वही है लॉयर वकील, हाँ सर बहुत मूवी में बहुत देखे हैं। सीए के बारे में सुने ना? हाँ सर कॉमर्स में आते साथ ना यूट्यूब पे अपने आप वीडियो आने लगे हैं, इस सीए इज गुड फॉर यू, इस सीए स्टिल वर्थ इन 2026, अपने आप ऐसे वीडियो। सबसे पहले तो पीडब्ल्यू के वीडियोस आए थे हैं, है ना। तो वही बात है, मतलब सबसे पहले सीए का नाम सुना होगा। ये सब लोग ना प्रोफेशनल्स इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो आप एक प्रोफेशनल कब कहलाते हो? आप एक प्रोफेशनल तभी कहलाते हो, आप एक प्रोफेशनल तभी कहलाते हो, ठीक है, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल कब कहलाते हो? आप एक प्रोफेशनल, ठीक है, तभी बालकों तभी कहलाते हो कि जब आप उसके लिए पूरे लग के जी जान से पढ़ाई करते हो, उसके एग्जाम को क्लियर करते हो, है ना। अब देखो सीए बनने के लिए आपको सीए के 3 लेवल, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल और साथ में आर्टिकलशिप पूरी करनी होगी, है कि नहीं। वकील बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी का कोर्स पूरा करना होगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना होगा। ये बिना पास किए आप ये सब, आप बिना सीए के एग्जाम को पास किए सीए नहीं कहलाए जाओगे। बिना एलएलबी किया आप लॉयर, वकील, एडवोकेट नहीं कहलाए जाओगे। बिना एमबीबीएस किए आपको डॉक्टर नहीं कहलाए जाओगे। तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आपको प्रोफेशनल बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको एक प्रोफेशनल बनने के लिए लग के बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है और आपके पास विशेष स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। अब एक मरीज को ठीक कैसे करना डॉक्टर जानता है, एक केस कैसे लड़ना वकील जानता है, टैक्स, ऑडिट, अकाउंट्स अच्छे से कैसे संभालना सीए, सीएस, सीएमए ये लोग जानते हैं। तो इनके पास अपने काम से जुड़ी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, विशेष ज्ञान होता है। ये सामने वाले की सेवा करते हैं। देखो इनके जो कस्टमर होते हैं ना, उनको प्रोफेशनल भाषा में क्लाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये उनको सर्विस देते हैं। सर सर्विस मतलब सेवा करते हैं। अब सेवा मतलब हाथ पांव दबाना नहीं, सेवा का मतलब कि वो अपनी प्रॉब्लम लेके इनके पास आते हैं और ये उनकी प्रॉब्लम को सुलझाते हैं, बदले में कुछ फीस लेते हैं। अच्छा डॉक्टर के पास जाते हो सामान खरीदने? नहीं ना सर, तबीयत खराबी दिखाने जाते हैं, वो इलाज करता, हम उनको कुछ फीस देते हैं। देखो डॉक्टर को जो भी देते बोलता फीस ले रहे, फीस, है ना। तो वो फीस होता है। प्रोफेशनल को हमेशा फीस मिलती है, वो सैलरी नहीं लेता, वो उनको हमेशा फीस मिलती है, ठीक है। तो वो फीस लेता है। एक सीए अगर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो फीस लेता है, ठीक है। तो जितने भी प्रोफेशनल हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फीस लेते हैं, ठीक। तो ये सर्विस करते हैं उसके बदले में फीस लेते हैं, यानी कि सेवा देते हैं उसके बदले में क्या करते हैं सर? फीस लेते हैं, ठीक है। तो ये भी सर मैनेजमेंट है, आगे देखेंगे, ठीक है। इतना समझे ना। तो देखो अब क्या लिख रहा है बालक को, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, मतलब कि यहाँ पे आपको जो है विशेष ज्ञान का समूह है। आपको सीए बनने के लिए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल ये सारी चीजें क्लियर करनी होगी। वैसे ही मैनेजर बनने के लिए ना आपको एमबीबीएस, सॉरी एमबीए के कोर्स को पूरा करना होगा, तभी आपको मैनेजर का अच्छा पद मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए, ठीक है, टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट is necessary which is obtained from books, journal and institution. This shows that management also has a base of organized knowledge, ठीक है। तो विशेष ज्ञान का समूह, एक सफल प्रबंधक बनने के लिए प्रबंध का ज्ञान आवश्यक है जो पुस्तक, पत्रिकाओं एवं संस्थाओं से प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रबंध में भी संगठित ज्ञान का आधार मौजूद है, ठीक है। समझ रहे हो ये चीज। अब आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब क्या है बालक? सर्विस मोटिव अभी जस्ट बताई कि प्रोफेशनल सेवा देते हैं, है ना। तो वैसे ही मैनेजर्स भी जो होता है ना, मैनेजर यानी कि जो प्रबंधक होते हैं ना, वो भी सेवा देते हैं। किसको? सर वो कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी को अच्छे से चलाना उनके लिए एक सर्विस हुआ, वो सेवा हुआ। वो अपने कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, है ना, जो उनके ग्राहक है वो उनको अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराए, ये भी तो उनके लिए सेवा हुआ ना। तो वही बोला जा रहा है। देखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट बट ऑल्सो टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स, ठीक है। यानी कि सर ये इसीलिए है कि संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाए। थ्रू दिस सोसाइटी गेट्स गुड क्वालिटी गुड्स सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइजेस विच मीन्स इट्स सर्व सोसाइटी। यानी कि सेवा उद्देश्य होता है तो पेशा में प्रबंध उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि संस्था को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। इससे समाज को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद एवं सेवाएं प्राप्त होती हैं, अर्थात यह समाज की सेवा करता है, ठीक है।
आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि इकाई। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का मतलब होता है प्रतिनिधि इकाई। मतलब अब जैसे देखो, आपने स्कूल पास किया तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा ना कि आपने इस स्कूल से पास किया है, जो कि एक प्रूफ है कि आप उसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हो, है ना। तो हर प्रोफेशनल का अपना रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होता है। जैसे सीए का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आईसीएआई है, सीएस की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आईसीएसआई है, सीएमए की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आईसीएमएआई है, लॉयर की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बार काउंसिल है, ठीक है ना, डॉक्टर्स की ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है, ठीक है। तो ऐसे ही हर किसी का, जैसे तुम्हारे स्कूल है कि तुम वहां के स्टूडेंट रहे हो, तो इन प्रोफेशनल्स का भी एक अपना अपना इंस्टीट्यूट होता है जो ये दिखाता है, इनके पास उस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट ये प्रमाणित करता है, ये बताता है कि भैया ये लोग इस जगह से अपने कोर्स को पूरा किया है इन्होंने, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का मतलब क्या होता है कि वो एक बॉडी है, वो एक निकाय है जो कि दिखाता है कि भैया आप उसके स्टूडेंट रहे हो, ठीक है। तो वही है। अब मैनेजर्स का भी अपना है, मैनेजर्स का भी एक अपना क्या है सर? मैनेजर्स का भी अपना रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जिसको बोलते हैं क्या? मैनेजमेंट, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। मतलब उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ठीक है। सर ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी करती क्या है? आप कुछ नहीं करती है, आप इसके अंदर रजिस्टर करते हो। जैसे आपको सीए बनना है तो आप सीए के लिए पढ़ोगे तो आपको आईसीआई में रजिस्टर करवाना होगा, है ना। आप आईसीआई को फीस दोगे, वो आपके घर पे किताबें भेजेंगी, आप एग्जाम दोगे, तीनों लेवल पे ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे ही आप तीनों लेवल क्लियर कर लोगे, फिर आपको आईसीआई को छोटी सी फीस देनी होगी। जैसे ही आप फीस दोगे ना, आपको वो मेंबरशिप नंबर देगी। मेंबरशिप नंबर समझते हो ना, कि वहाँ का मेंबर बने हो आप, कितने नंबर पे मेंबर बने हो, मतलब आप कितने संख्या आपकी, आप कितने नंबर वाले मेंबर हो, ठीक है। वो आपको कुछ मेंबरशिप नंबर देगी, और जो कि दिखाएगा वही मेंबरशिप नंबर एक प्रूफ होगा कि भाई आप वहां के मेंबर हो, मतलब आप आईसीआई से आपने सीए क्वालिफाई करा है, मतलब सर यानी कि आप वहां पे आपने पढ़ाई की है, ठीक है, और साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो वही प्रमाण देता है। वैसे ही मैनेजमेंट का भी जो एसोसिएशन है ना, वहां पे ये पास करने के बाद इनको उनसे सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो सर इनकी भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन देखो, जो सीए की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी यानी कि जो सीए की प्रतिनिधि इकाई है, ठीक है, वकील, लॉयर की जो है, इन सभी को ना कानून से मान्यता प्राप्त है। अभी बार जो मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जो प्रबंध की प्रतिनिधि इकाई है ना, इनको कानून से मान्यता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो यहीं पे कट जाता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। तो देखो, देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस इन मैनेजमेंट दैट हेल्प इन इट्स डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग, ठीक है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, दिस शोज दैट मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड फील्ड, ठीक है। तो प्रतिनिधि का यानी कि प्रबंध में भी कुछ संस्थाएं होती हैं जो इसके विकास एवं संचालन में सहायक होती हैं, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इससे स्पष्ट होता है कि प्रबंध एक संगठित क्षेत्र है, ठीक है। फिर आता है एथिकल स्टैंडर्ड। एथिकल स्टैंडर्ड का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखो, हर प्रोफेशनल्स को ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं। सर कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है? कुछ रूल्स, ठीक है, कुछ नियम। जैसे अगर आप प्रोफेशनल बने, यानी कि अगर आप सीए बनोगे ना, तो आपको आईसीआई कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताती है, जो आप जिसका पालन आपको करना है, जिसको आप नहीं तोड़ सकते हो। सर जैसे एक आध एग्जांपल दोगे तो, एक सीए को देखते हो, लोग अपना कार्ड बांटते हैं, बहुत सारे लोग कार्ड देते हैं ना, सीए अपना कार्ड नहीं देता। बहुत मतलब वो ना हर तरह मतलब हर लोगों, आम लोगों के तरह अपने कार्ड ऐसे नहीं बांटते चल सकता कि ये लो मेरा कार्ड है, मैं सीए हूं, ऐसे नहीं कर सकता, उसको मना होता। वो कर सकता है लेकिन बहुत थोड़ा बहुत करता है, इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। मतलब उनको अपना प्रचार करने से बहुत रोका जाता है कि भाई आप एक प्रोफेशनल हो, है ना, आप प्रोफेशनल की तरह बिहेव करो, ठीक है, ऐसा करके। तो वही बोला जा रहा है, बहुत सारे ऐसे नियम कानून, छोटे छोटे नियम कानून आईसीआई सीए को बताती है। वैसे ही मैनेजमेंट के भी, मैनेजर्स के भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ आचार संहिता। इनको आचार संहिता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुछ आचार संहिता। अब आचार मतलब खाने वाला आचार नहीं, ठीक है, यह ध्यान रखना। तो आचार संहिता यानी कि इनका भी कुछ आचार संहिता होता है, जिनका पालन इन्हें करना पड़ता है, ठीक है, जिनका पालन इन्हें करना पड़ता है, ठीक। तो अब देखो, इनके भी कुछ आचार संहिता है जिनका ये पालन करेगी, समझ रहे हो, यानी कि उनको ये तोड़ नहीं सकते हैं। तो एवरी प्रोफेशन हैज सर्टेन एथिकल रूल्स, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट विच मस्ट बी फॉलोड, जिसको फॉलो करना ही है। इन मैनेजमेंट देयर इज अ लैक ऑफ यूनिवर्सल एंड फिक्स्ड कोड ऑफ कंडक्ट,
ठीक है। तो प्रत्येक पेशे में कुछ नैतिक नियम आचार संहिता होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। प्रबंध में सार्वभौमिक एवं निश्चित आचार संहिता का अभाव पाया जाता है। सर ये क्या है? हाँ बिल्कुल, देखो मैनेजमेंट में भी कुछ रूल्स हैं लेकिन इनको पूरे तरीके से फॉलो नहीं किया जा सकता। जैसे सर मतलब किया जा सकता बोल रहा, बहुत लोग इसको पूरे तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। सर जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखो अभी बोला ना कि हर सीए, जो भी सीए पास करेगा, सीए वो कैसे बनेगा? जब वहां से एग्जाम क्वालिफाई करेगा, है ना। और अगर उसको अपने नाम के आगे सीए लगाना है तो उसको आईसीआई में मेंबरशिप फीस देनी होगी, मतलब उनको आईसीआई से मेंबरशिप नंबर लेना होगा अगर वो अपने नाम के आगे सीए लगाए रखना चाहते हैं तो। यानी कि उनको आईसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा, ठीक है। तो हर प्रोफेशनल्स के लिए ये मैंडेटरी होता है कि अगर आपको अपने आप को वो प्रोफेशनल कहलाना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में अपने आप को रजिस्टर कीजिए, ठीक है, तभी आपको वो चीज़ कहा जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है ना कि भाई अगर आप मैनेजर, आपको तभी नहीं कहा जाएगा जब आप रजिस्टर करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो कई लोग होते हैं ना मैनेजर बनने के लिए एमबीए करते हैं तो वो तो मैनेजर बन गए अच्छे से, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमारे देश में छोटी छोटी कंपनी भी बहुत हैं। अब जो लोग एमबीए करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा सैलरी लेते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी बहुत हाई होती है। अब सोचो ना, कोई कंपनी, बड़ी कंपनी अपने एमबीए, जो एमबीए है, जो उनका जो एमबीए है, उनको 4-5 लाख रुपए महीने दे रही है, ठीक है। अब कोई छोटी कंपनी जो 4-5 लाख रुपए वो कमा ही रही है, कंपनी ही कमा रही है 4-5 लाख रुपए, और किसी कंपनी में उस मैनेजर को ही मिल रहा है 4-5 लाख रुपए, तो भैया जो कंपनी 4-5 लाख रुपए कमा रही है वो किसी को 4-5 लाख रुपए सैलरी कैसे देगी? नहीं दे पाएगी ना। तो वो इतना ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकती, इसीलिए वो लोग ना ऐसे बंदे को हायर कर लेते हैं जिनमें थोड़ा बहुत भी मैनेजमेंट का गुण हो, मतलब जो थोड़ा बहुत भी मैनेजमेंट कर लेता है। तो सर इसका मतलब हमें मैनेजर बनने के लिए एमबीए करने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आप अगर एमबीए करते हो तो आप अच्छे मैनेजर बनोगे, नहीं भी करते हो तब भी बन जाओगे। लेकिन याद रखना, बिना एमबीए किए आप बड़ी कंपनी में मैनेजर कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि वहाँ पे सर्टिफिकेट मांगेगा, ठीक है। यानी कि मैनेजर हर कोई होता, आप मैनेजमेंट का कोर्स करो चाहे ना करो, आप मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन सीए, बिना सीए का कोर्स किए आप सीए नहीं बन पाओगे। तो यहाँ पर यही चला जाता है, यहीं पे इसका नियम कट जाता है, यानी कि यही पता चलता है कि भाई ये भी प्रोफेशन नहीं है, मतलब मैनेजमेंट कोई प्रोफेशन नहीं है, मैनेजमेंट पेशा भी नहीं है। तो सर ना तो ये पेशा है ना ही ये विज्ञान है। फिर आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब वही बात है, ठीक है, सीमित प्रवेश, ठीक है। अब जैसे मान लो आप सीए तब तक नहीं कहलाए जाओगे जब तक आपने सीए के एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा, ठीक है, यानी आपने सीए के सारे एग्जाम्स पास नहीं करा, आर्टिकलशिप पूरी नहीं की। आप वकील, लॉयर तब तक, एडवोकेट नहीं कहलाए जाओगे तब जब तक आपने एलएलबी नहीं किया। लेकिन मैनेजर तो आप बन सकते हो, अभी जस्ट बोला ना कि ज़रूरी नहीं कि आपको मैनेजर बनने के लिए एमबीए को करना पड़े, बिना एमबीए किए भी आप मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। तो प्रोफेशनल में बहुत रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है, मतलब पेशा में बहुत सीमित प्रवेश होता है कि कोई भी मुंह उठा के अपने आप को पेशेवर व्यक्ति नहीं बोल सकता है, ठीक है। उसको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इंस्टीट्यूट में, तभी वो प्रोफेशनल है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ कोई भी जाता है, ठीक है। तो देखो इन अदर प्रोफेशन, दूसरे प्रोफेशन में एक फिक्स्ड क्वालिफिकेशन सच एज एलएलबी, एमबीबीएस इज रिक्वायर्ड फॉर एंट्री, मतलब सीमित प्रवेश। अन्य पेशों में प्रवेश के लिए निश्चित योगदान जैसे एलएलबी, एमबीबीएस आवश्यक होती है, ठीक है। वैसे ही इन मैनेजमेंट देयर इज नो सच कंपलसरी क्वालिफिकेशन सो एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर, यानी कि किंतु प्रबंध में ऐसी कोई अनिवार्य योग्यता नहीं है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति प्रबंधक बन जाता है, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है, ठीक। अब आते हैं इसका कंक्लूजन पे कि सर क्या ये मैनेजमेंट प्रोफेशन है, क्या प्रबंध पेशा है? तो नहीं, ये पूर्ण रूप से पेशा नहीं है, लेकिन ये पेशा बनने की राह पे है ना। तो ये मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन बट इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, ठीक है। यानी कि पेशा बनने की राह पे ही है, पूर्ण रूप से भी पेशा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आर्ट पे। अब किस पे आते हैं बालक? आर्ट पे। यानी कि आर्ट, मैनेजमेंट क्या आर्ट है? सर कभी साइंस पढ़ाते हो, कभी कॉमर्स, कभी प्रोफेशन, कभी आर्ट, क्या करें, किताब में दे रखा है, पढ़ लो, है ना। अब आर्ट का मतलब क्या होता है? सर आर्ट का मतलब तो सीधा सीधा कला, सीधा बोले तो कला,
ठीक है, आर्ट का मतलब होता है कि कला, आप में जो भी टैलेंट है आप उसको आर्ट बोलते हो, है कि नहीं। यानी कि आप में जो भी टैलेंट है आप उसको आर्ट बोलते हो। तो आपके अंदर जो टैलेंट है ना उसको हम लोग इस प्रोफेशनल भाषा में बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी कि जो भी ज्ञान आपके अंदर बसा हुआ है इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, है कि नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व। इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें होता है कि आपके अंदर कुछ ज्ञान होता है। क्या मैनेजमेंट में भी होता है, तो हाँ मैनेजमेंट में भी कुछ ज्ञान होता है। मतलब देखो मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब जब आप मैनेजमेंट मैनेजर बनने के लिए पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, साथ में इंटर्नशिप यानी कि सही में रियल लाइफ में काम करना पड़ेगा। आपने जितनी चीजें मैनेजमेंट में सीखी है उसको असलियत में अप्लाई, है ना, लागू करना होगा। तो कला में भी तो यही होता है ना। मान लो आपको पेंटिंग आती है तो आप रियल में पेंटिंग बनाते हो। मतलब जो ज्ञान आपके अंदर है आप उसको असली जीवन में निकालते हो, है ना, सामने में निखारते हो कि भाई मुझे आता है। वैसे ही जब आप मैनेजर बनोगे ना तो जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना होगा। ठीक है, आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना होगा, समझ रहे हो। तो आप जब मैनेजर बनोगे, आपने जो भी अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई में चीजें पढ़ी हैं, सीखी हैं, वो आपको असली जीवन में प्रयोग करने होंगे। तो ये देखो, मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज एंड सफिशिएंट लिटरेचर इज अवेलेबल इन इट्स वेरियस फील्ड्स। ठीक है, फिर क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड गाइडेंस इन मैनेजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, देयरफॉर मैनेजर्स मस्ट हैव नॉलेज ऑफ देम। ठीक है, ये चीज तो क्या है, सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व। यानी कि सीधा प्रबंध सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है तथा इसके विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के प्रबंध में मार्गदर्शन देते हैं, इसीलिए प्रबंधकों को इनका ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है, ठीक है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब कि जो भी चीजें आपने सीखी है ना उसको रियल में अप्लाई करने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे देखो, क्रिकेट खेलने सारे क्रिकेटर्स को आता है, लेकिन खेलने का तरीका सबका अपना अपना है। मतलब शॉट तो सबको मारने आता है, लेकिन सभी का शॉट खेलने का तरीका डिफरेंट है ना। तो वही बोल रहा है कि मैनेजर पढ़ते तो सारे लोग सेम सिलेबस है, लेकिन उन्होंने जो सीखा है उसको सच में अप्लाई करने का तरीका हर मैनेजर्स का अलग अलग होता है। यानी कि प्रबंधक ने जो भी पढ़ा है अपने पाठ्यक्रम के दौरान, ठीक है, उसको असलियत में लागू करने का तरीका हर प्रबंधक का खुद का होता है। तो देखो, इन मैनेजमेंट द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, skills and approach of the manager. Each manager solves problem according to their own style. यानी कि हर प्रबंधक समस्याओं का हल अपने तरीके से करता है। तो प्रबंध में सिद्धांतों का उपयोग प्रबंधक के अनुभव, कौशल और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रत्येक प्रबंधक अपनी अलग शैली के अनुसार समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, फिर आता है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब, इसको हटा दो, इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो है तो रहने दो। अब रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच यानी कि परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण। अच्छा, आपको पहले ही बोला ना, हम लोग इतनी सारी चीजें कर क्यों रहे हैं सर, इसलिए कर रहे हैं ना कि मैनेजमेंट कंपनी का जो गोल है वो पूरा हो सके, मतलब संगठन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सके। बिल्कुल, तो ये क्या है सर, आर्ट भी वही होता है। आर्ट हम लोग इसीलिए करते हैं ना कि हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर सके। तो मैनेजमेंट हैज अ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच इन विच मैनेजर्स यूज देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव लाइक प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण यानी कि प्रबंध का दृष्टिकोण परिणाम उन्मुख होता है, जिसमें प्रबंधक अपने ज्ञान एवं कौशल का उपयोग करके लाभ, विकास आदि उद्देश्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, फिर आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब देखो, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी का मतलब क्या है। प्रैक्टिस मतलब होता है कि अभ्यास, है ना, और क्रिएटिविटी मतलब कि आपने जो सीखा है आप उसको कितना ज्यादा दिमाग लगा के इस्तेमाल कर सकते हो, कितने नए नए तरीके बना सकते हो। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, अब जो आपने पढ़ा, जो सीखा, आप उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नए नए तरीके आपको मालूम चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि देखो, हर एक मैनेजर को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना चाहिए जिससे वो क्रिएटिविटी हासिल करे। मतलब ये तभी होगा जब आप काम करोगे और एक्सपीरियंस के साथ आपके क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि आप जब काम करते करते आपको समय हो जाएगा ना तो आपका दिमाग खुद चलने लगेगा, आप खुद समझ जाओगे नहीं नहीं इस तरीके से काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है। देखो, टू बिकम ए स्किल्ड मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इज नेसेसरी
एंड प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। तो इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू गोल्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो अभ्यास एवं रचनात्मकता पर आधारित एक कुशल प्रबंधक बनने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है तथा सिद्धांतों को रचनात्मकता के साथ लागू किया जा सकता है। नई वस्तुएं एवं सेवाएं विकसित करने के लिए कल्पना, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। तो सर क्या ये आर्ट है, क्या ये कला है? तो हाँ जी, मतलब मैनेजमेंट साइंस है लेकिन पूरा साइंस नहीं है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है लेकिन पूरा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट पूरा पूरा आर्ट है। अब कैसे है देखो, यहाँ पे क्या बोला कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है ना, मतलब जो भी आप सीखते हो उसको लागू करना आपका अपना तरीका है आर्ट में, कि जो भी सीखा आप अपने तरीके से उसको लागू करते हो। मैनेजर्स भी तो वही करते हैं, जो पढ़ा उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैनेजर्स जितना सबने पढ़ा सेम सिलेबस है, लेकिन यूज करने का तरीका ठीक है अपना अपना है। तो इन्हीं सब वजह से जो होता है ना ये आर्ट होता है। कि भाई देखो, above analysis clearly shows that management includes all the features of an art and this basis is accepted as an art। ठीक है, तो उपयुक्त विश्लेषण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रबंध में कला की सभी विशेषताएं सम्मिलित हैं और इस आधार पर उसे एक कला के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ठीक, ये चीज। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे के टॉपिक पे, जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, यानी कि प्रबंध के उद्देश्य इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी तक पढ़ते आ रहे थे सर ये उद्देश्य उन्मुख प्रक्रिया है, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो क्या उद्देश्य होते हैं वही आप सीखने वाले हो। ठीक है, अब प्रबंध के कितने उद्देश्य होते हैं तो ध्यान रखना 3 होते हैं। ठीक है ना, प्रबंध के उद्देश्य कितने होते हैं आपको ध्यान रखना है कि सर हर प्रबंध के उद्देश्य 3 होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं, इससे पूरा पूरा यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रबंध के उद्देश्य। ठीक है, कितने उद्देश्य हैं बालक तो 3 उद्देश्य हैं, आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो 3 उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य होता है कंपनी का अपना उद्देश्य, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जिसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कि ये कंपनी के अपने उद्देश्य हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये संगठन के अपने उद्देश्य हैं, संगठनात्मक उद्देश्य। यानी कि यहाँ पर संगठन अपने बारे में सोचता है। ठीक है, यहाँ पर संगठन अपने बारे में सोचता है कि मुझे अपना फायदा करना है, यहाँ पे सेल्फिश है समझो। ठीक है, संगठनात्मक उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पे अपने बारे में सोचता है। अब तुम एक बार सोचो कि मान लो तुमने अपनी कंपनी शुरू करी, ठीक है, सोचो ना, सोचो कि खुद समझ में आ जाएगा सारी बातें। ठीक है, तुमने अपनी कंपनी शुरू करी, आप क्या चाहोगे सबसे पहले कि भाई आज कंपनी शुरू करते मुझे प्रॉफिट हो जाए। एक अच्छा मतलब दिमाग लगाओ तो आप ये सोचोगे कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आज ही पहले दिन प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, आपको पता होगा कि भैया मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मार्केट में बाजार में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो मेरा बिजनेस पहले टिक जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है ना। मेरा बिजनेस पहले टिक जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, समझ रहे हो? समझना यहाँ पे बात ध्यान से। अब यहाँ पे आप समझना बात ध्यान से, मतलब आप सबसे पहले चाहते हो मेरा बिजनेस जो है जीवित रहे। ठीक है, आप सबसे पहले चाहते हो कि आपका बिजनेस जो है ना क्या रहे, आपका बिजनेस जो है जीवित रहे, किसी तरीके से कंपटीशन से दब के ना मरे एटलीस्ट। ठीक है, आपका उद्देश्य यही होता है कि भैया मेरा बिजनेस जो है ना किसी तरीके से कंपटीशन से दब के ना मर जाए। ठीक है, मतलब हम मेरा बिजनेस कंपटीशन की वजह से खत्म ना हो जाए कि कंपटीशन से ही मेरा बिजनेस खत्म हो गया, हम अपने बिजनेस को चला ही नहीं पाए, ये ना हो आपके साथ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके बिजनेस के साथ में। समझ रहे हो इस बात को? तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे वही आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको अपने बिजनेस को पहले आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस एटलीस्ट क्या करे, सरवाइव कर जाए। ठीक है, मेरा बिजनेस एटलीस्ट सरवाइव कर जाए, मतलब कंपटीशन से दब के ना मरे, यानी कि आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस जो है जीवित रहे। ठीक है, आप क्या चाहते हो सर कि आपका बिजनेस जो है जीवित रहे। ठीक है, ठीक, सर्वाइवल, कि मेरा बिजनेस टिका रहे, मरे ना। अब सर आपका बिजनेस कैसे टिक सकता है आप ही बताओ। मतलब आपने बिजनेस चालू किया है तो आप अपने बिजनेस को टिकाए रहने के लिए क्या करोगे कि मेरा बिजनेस कम से कम टिका रहे,
बंद ना करना पड़े। अब टिका कब रहेगा, जब आपने जितना पैसा लगाया है एटलीस्ट उतना कमा रहे हो। मतलब अगर आपने 5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप हर महीने एटलीस्ट 5 लाख तो कमा ले रहे हो, तभी तो। वरना क्या होगा कि आपका वही वाला 25 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, 23 लाख का घाटा है कि नहीं, 23 लाख नहीं क्या था, हाँ 26 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, 28 लाख का हमारा घाटा कैसे हो गया। तो वही हो जाएगा भाई, अगर 5 लाख लगाए हो तो कम से कम 5 लाख कमाओगे ना। अगर 5 लाख लगा के 3 लाख कमा रहे हो तो तुम्हारे हाथ में बचेगा नहीं, तुम्हारा खर्चा ज्यादा है, तुम बिजनेस संभाल नहीं पा रहे हो, तो बंद ही करना पड़ेगा। तो अगर आपको अपने बिजनेस को चलाना है तो आपका एटलीस्ट रेवेन्यू, आपकी रेवेन्यू, आपका आगम कम से कम इतना होना चाहिए कि आपकी लागत को वो पूर्ण कर सके। मतलब आपका रेवेन्यू आपके कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट बोले तो आप उतना कमाओ जिससे आप अपना कॉस्ट कवर कर सको। मतलब आपका बिजनेस कम से कम उतना कमा ले कि आपकी जो लागत है आप उसको पूरा कर पाओ, ठीक है। अब आपने मान लो अपने बिजनेस को टिका दिया कि भाई मेरा बिजनेस टिक गया, मरा नहीं, बच गया, है ना, संभाल लिया हम अपने बिजनेस को। अब बहुत संभाल लिया, कब तक हम उतना ही कमाएंगे जितना लगाए हैं। अब टिक गया है तो अब तो सोचोगे ना प्रॉफिट के बारे में, तो बिल्कुल। अब इसके बाद आप जाते हो कि भाई अब मैं प्रॉफिट कमाने का सोचूंगा, अब मेरा बिजनेस जो है प्रॉफिट कमाने का सोचेगा। मतलब अब आप यहाँ पे लाभ के बारे में सोचोगे कि अब मुझे लाभ कमाना है, ठीक है। अब लाभ कमा लोगे, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, तो आपने पहले एक जगह पे दुकान खोल रखी थी, तो क्या बोलोगे, भैया एक जगह से ही कमा रहे, मेरा धंधा तो अच्छा चल रहा ना। अब एक काम करते अपने धंधे को बढ़ाया जाए, 2-4 दुकान नई नई जगह पे खोला जाए। इससे क्या होगा, मेरे कस्टमर बढ़ेंगे, कस्टमर बढ़ेंगे तो सेल्स बढ़ेगा, है ना। अभी तो इस एरिया के कस्टमर से कमा रहे हैं, अब उस एरिया के कस्टमर से भी कमाएंगे, तो कस्टमर्स बढ़ेंगे, मेरा सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो फिर आप क्या चाहते हो कि आप अपना ग्रोथ करो, यानी कि हर संगठनात्मक उद्देश्य यही होता है, ठीक है। हर संगठनात्मक उद्देश्य यही होता है, पहले वो बोलता है कि भैया मुझे, मेरे 3 उद्देश्य हैं, हर कंपनी के ये 3 उद्देश्य होते हैं कि वो कम से कम अपने बिजनेस को टिकाए रखे, जीवित रखे, उसके बाद वो लाभ कमाना चाहता है, फिर वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। फिर दूसरा, अब देखो, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, तो एक मैनेजमेंट के ये 3 उद्देश्य होते हैं ना, जिसमें पहला उद्देश्य तो ये है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है सर, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट अपना, मैनेजमेंट देखो मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं कि मेरा बिजनेस चले, तो बिजनेस को तो चला लिया, तो बस अपना फायदा देखेंगे कि सर सोशल, सोसाइटी का भी फायदा देखेंगे सर, सोसाइटी का भी फायदा देखेंगे। क्योंकि देखो आप कमा किसकी वजह से रहे हो, सोसाइटी की वजह से। कस्टमर किस में आता है, सोसाइटी में ही रहता है ना, समाज में ही रहता है ना। अब समाज नहीं होगा तो तुम्हारे सामान को खरीदेगा कौन, नहीं खरीदेगा तो तुम कमाओगे कैसे। तो आप जिससे कमा रहे हो तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप उनको कुछ बदले में दो, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट की दूसरे ऑब्जेक्टिव्स में सोशल ऑब्जेक्टिव आता है, यानी कि सामाजिक उद्देश्य। इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक उद्देश्य बोलते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, सामाजिक उद्देश्य कहते हो, ठीक है। अब सामाजिक उद्देश्य में क्या होता है ना कि आप यहाँ पर सोचते हो कि भाई हम समाज का भला करेंगे। मतलब आप सीधा सीधा यहाँ आते हो कि समाज का भला, ठीक है, सोसाइटी का भला करेंगे। अब सोसाइटी का भला कैसे होगा, सोसाइटी के भले के लिए काम करेंगे, सोसाइटी के भले के लिए, ठीक है। आप ये करते हो सोसाइटी के भले के लिए। अब सोसाइटी का भला कैसे हो सकता है, तो सोसाइटी का भला वैसे ही हो सकता है कि आप सही प्राइस में प्रोडक्ट चार्ज करो, है ना। मतलब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट, आप बहुत ज्यादा पैसे ना चार्ज करो। लाइक जैसे मान लो कि आपने, ठीक है, जैसे मान लो आपने पैसे दिए, ठीक है, मान लो आपने क्या किया, आपने 50 का प्रोडक्ट बनाया और 100 रुपए चार्ज कर दी। नहीं, तो सर सही दाम पे सही प्रोडक्ट को बेचो, जिससे उनको क्या होगा, उनका ज्यादा खर्च नहीं होगा, उनका ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, है ना। दूसरा सर, उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दो। अब वो पैसा भी दे रहे हो, उनको खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा, तो कौन तुम्हारे पास से सामान खरीदना चाहेगा। अगर किस सोसाइटी का भला करना है, समाज का अच्छा करना है, तो उनके अच्छे के लिए तो यही सब हो सकता है ना कि उनको सही दाम पे उत्पाद बेचो, प्रोडक्ट बेचो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचो, ऐसी पद्धति अपनाओ, ऐसे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करो, यानी कि ऐसी उत्पादन की विधि अपनाओ जिससे पॉल्यूशन, मतलब सर वातावरण कम दूषित हो। तो उनके भले के लिए तो तुम यही सब कर सकते हो। तो एक मैनेजमेंट पहले अपना फायदा देखता है, फिर समाज का फायदा देखता है। तीसरा आता है सर पर्सनल, है ना, तीसरा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब इसको इंडिविजुअल भी बोलते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है सर, इसमें होता है ना कि आप अपने इंप्लॉय के बारे में सोचते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य हिंदी में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य, इसको हिंदी में व्यक्तिगत उद्देश्य बोलते हैं, ठीक है,
व्यक्तिगत उद्देश्य मतलब यहाँ पे आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज के बारे में आप यहाँ चाहते हो कि भाई देखो हमने अपना फायदा देख लिया, मैनेजमेंट ने अपनी कंपनी को चलाने का सोच लिया, अपने समाज को खुश कर दिया, अब जो आपके यहाँ काम कर रहे हो उन पे भी थोड़ा ध्यान दे दो कम से कम, मतलब जो आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आप उनकी जरूरतों को भी जान लो, ठीक है, उनकी क्या जरूरत है, उनको क्या चाहिए, उनसे उनकी समस्या जानो कि वो किस कष्ट में है, उनके कष्ट को जानो, उनके कष्ट को सुलझाओ। मतलब आप यहाँ पे अपना फायदा देखोगे, यहाँ समाज का फायदा और यहाँ पे अपने इंप्लॉइज का फायदा करोगे, ठीक है ना। यही मैनेजमेंट के 3 उद्देश्य होते हैं, यानी कि यही मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्रबंध के उद्देश्य ये 3 होते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक चार्ट में बता दिया। देखो सबसे पहला आ रहा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपने कंपनी का फायदा देखना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में समझ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आपको अपनी कंपनी का फायदा देखना है, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है, देखो सिंपली, ठीक है। देखोगे सर्वाइवल, सबसे पहले क्या सर्वाइवल, यानी कि आप अपने बिजनेस को कम से कम जिंदा रखो, ठीक है। दूसरा प्रॉफिट अर्निंग, कि भाई कम से कम उतना लाभ कमाए जिससे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, लाभ कमाने के बाद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, ठीक है। फिर आ रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जहां पे आप समाज का भला करोगे, आप क्या करोगे, आप सोसाइटी का भला करोगे, यानी कि आप यहाँ पे काम करोगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। आप यहाँ पे काम करोगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये चीज समझ रहे हो, मतलब यहाँ समाज का भला के लिए। आप देखो ना यहाँ पे लिख तो रहा है भाई, देखो यहाँ पे क्या, मैनेजमेंट टू कंसीडर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखने से है, ठीक है। तो इससे कैसे होगा, सप्लाइंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति करना, ठीक है। आप सारे टैक्स समय पर भर रहे हो, गवर्नमेंट सरकार के नियम का करों की ईमानदारी से भुगतान है ना, और नियम का पालन कर रहे हो। फिर क्या है दूसरा, तीसरा क्या है कि यूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस दैट आर सेफ, यानी कि ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस यूज कर रहे हो जो सेफ है और कम पोल्यूशन करता है ना। तो उत्पादन की पर्यावरण मित्र विधियों को अपनाना, तो यही सारी चीजें हैं। फिर आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब आप यहाँ पे अपने इंप्लॉइज को देखो, ऑब्जेक्टिव्स रिलेट टू द इंप्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर देखते हो कि भाई मेरे जो कर्मचारी हैं, कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, वो अपने मैनेजमेंट से, अपनी कंपनी से खुश रहें। अगर वो खुश नहीं रहेंगे ना, तो फिर वो कभी भी उनके दिमाग में आ जाएगा, उनको ऐसा लगेगा कि भैया मैं यहाँ जितना काम कर रहा हूँ मुझे उतना पैसा तो मिल नहीं रहा, तो वो कभी भी इस कंपनी को छोड़ के जाने का प्लान बना लेंगे, ठीक है। तो वही है व्यक्तिगत उद्देश्य। देखो ये उद्देश्य संगठन के कर्मचारियों से संबंधित होते हैं। प्रबंध को कर्मचारियों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करना पड़ता है। अब देखो आपकी कंपनी में 5 लोग हैं ना, तो इन 5 लोगों की जरूरत अलग अलग होती है। अब जाहिर सी बात है, तुम अगर 5 मान लो 2 भाई हो तो तुम दोनों की जरूरत ही अलग होगी। भाई की जरूरत अलग है, तो कंपनी में तो फिर भी अनजान लोग काम कर रहे हैं, तो सबकी जरूरत अलग होती है। तो एक मैनेजमेंट को उनकी जरूरतों को पहचानना पड़ता है और उनकी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है ना। उनसे उनकी तकलीफें भी जानो, उनको भी सुलझाने का प्रयास करो, ठीक है। ये सारी चीज है। अब आ रहा है प्रबंध का महत्व, यानी कि सर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जरूरी क्यों है? देखो अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या तुमको क्या लगता है मैनेजमेंट इतना सारा कुछ कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि गोल्स अचीव हो सके, जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके। तो मैनेजमेंट इसीलिए किया जाता है कि अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल हो जाए, ठीक है। तो डेवलप करता है टीम स्पिरिट और कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज, हेल्पिंग देम वर्क टुगेदर इफेक्टिवली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। तो प्रबंध समूह के कर्मचारियों में टीम भावना एवं समन्वय का निर्माण करता है, जिससे संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके, ठीक है। फिर इंक्रीजेस एफिशिएंसी, कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता में वृद्धि का क्या मतलब है? तो देखो वही कि भाई आप अगर मैनेजमेंट में हो, आप अच्छे मैनेजर हो, तो काम सही कॉस्ट में, एफिशिएंसी है ना, काम सही कॉस्ट में पूरा करो। तो जो भी आपको काम मिला है उसको कम से कम कॉस्ट में अच्छे से करके देना, यानी कि कम से कम लागत में उस काम को पूरा कर दो, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंप्रूव एफिशिएंसी बाय इंश्योरिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो प्रबंध कार्य क्षमता बढ़ाता है, इसके माध्यम से संसाधनों का उचित उपयोग संभव हो पाता है, जिससे लागतें कम होती है तथा उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, गतिशील संगठन का निर्माण। अब डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? तो देखो डायनेमिक मतलब पहले ही बताया कि समय के साथ बदलता रहता है ना। तो मैनेजमेंट के वजह से ही तो आप बदलाव को एक्सेप्ट कर पाते हो। सोचो ना, अब ड्राइवर है गाड़ी के अंदर और आगे
रास्ता मुड़ रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो ड्राइवर होगा तभी तो वो गाड़ी को घुमा पाएगा, ड्राइवर नहीं होगा तो घुमा पाएगा क्या, नहीं ना। तो मैनेजमेंट क्या, प्रबंध क्या है, कंपनी का ड्राइवर है। तो जो बदलाव आ रहा है ये मैनेजमेंट ही तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करके बदलाव करता है कंपनी में। तो वही बोल रहा है कि ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, मतलब ये बदलाव बिजनेस में क्या बदलाव करना है ये उसको समझता है और उस अनुसार कार्य करता है। ठीक है, तो देखो मैनेजमेंट हेल्प्स एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट चेंजेस बाई मेकिंग देम अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ चेंज, यानी कि उनको बदलाव के फायदे ही गिनाता है। देखो बदलाव का फायदा हमें ये होगा। ठीक है, तो प्रबंध जो है परिवर्तन से होने वाले लाभों से कर्मचारी को अवगत कराकर विरोध को समाप्त करते हैं। ठीक है, As a result, the organization can easily face environmental challenges and adapt to changing situation. तो इस संगठन पर्यावरण की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकता है, क्योंकि आपने बदलाव ही एक्सेप्ट कर लिया कि जो बदलाव हो रहा है चलो हम इस बदलाव को स्वीकार करते और इसके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा। ठीक है, ये चीज। फिर आ रहा हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये ऑलरेडी मैंने उद्देश्य में बताया ना कि यहाँ पे क्या होता है, आप अपने एम्प्लॉयज को जानते हो, एम्प्लॉयज की दिक्कतों को पहचानते हो, आपके कर्मचारियों को क्या समस्या है आप उसको समझते हो और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, है ना। अब उनके जो भी प्रॉब्लम है आप उनको सॉल्व करना चाहते हो कि भाई इनकी समस्या सुलझा दें, क्योंकि ये नहीं होंगे तो हमारी कंपनी में काम करने वाला कोई नहीं होगा। अब अगर उसको सैलरी की प्रॉब्लम है तो वो सुलझाओ, उसको छुट्टी चाहिए वो दो, है ना। मतलब उनको अपने से, अपने मैनेजमेंट से उनको खुश रखो किसी तरीके से। ठीक है, तो देखो मैनेजमेंट असिस्ट करता है एम्प्लॉय को इन अचीविंग देयर पर्सनल गोल्स। ठीक है, थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड टीम वर्क अमंग एम्प्लॉयज एंड क्रिएट्स हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को पाने में सहायता करता है। यह अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व के माध्यम से कर्मचारियों में समूह भावना का विकास करता है तथा व्यक्तिगत लक्ष्य एवं संगठनात्मक लक्ष्यों में तालमेल बैठाता है। ठीक है, ये चीज। अब आ रहा है कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब देखो ये वही बात है ना, सामाजिक उद्देश्य अभी जस्ट पढ़ा ना, तो सर मैनेजमेंट ये भी तो करता है, समाज का भी तो ख्याल रखता है कि समाज को नुकसान ना हो, क्योंकि हम कमा रहे हैं समाज की वजह से, तो समाज को नुकसान थोड़ी करेंगे, है ना। अब जिससे हम अपना काम धंधा चला रहे हैं, रोटी पानी चला रहे हैं, उनको नुकसान करेंगे नहीं। तो ये सोसाइटी को भी डेवलप करने में, सोसाइटी समाज का भी विकास करने में ये मदद करता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। चलो अब आ रहा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रबंध के स्तर। ये मैं एक बार में समझाऊंगा। देखो प्रबंध के स्तर ना, आप बुक में देखोगे तो आपको एक ऐसा फिगर दिखेगा। ठीक है, आपको एक ऐसा फिगर दिखेगा प्रबंध के स्तर में, आपको एक ऐसा फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उस फिगर में इस तरीके का लाइन भी बना होगा। पहला लाइन यहाँ होगा, ठीक है, पहला लाइन यहाँ होगा, फिर उसके बाद दूसरा लाइन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, इसको यहाँ कर ले, अरे यार, ठीक है। देखो अब ये जो है पहला लाइन आपको यहाँ दिखा ना, दूसरा लाइन आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, अब देखो प्रबंध में ऐसे होते हैं। ठीक है, प्रबंध कुछ इस तरीके का आपको नजर आता है। छोड़ो यार, इसको हटा ही देता हूँ, फिर नया ही बना दूंगा अभी। चलो ठीक है, अब देखो जो सबसे ऊपर में होता है ना, जो सबसे ऊपर में होता है ना, उसको हम लोग टॉप लेवल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, जो सबसे ऊपर में है। अब सबसे ऊपर को तो वैसे भी टॉप बोलते हैं, तो इसको हम लोग टॉप लेवल बोलते हैं, यानी कि उच्च स्तर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उच्च स्तर। ये कंपनी का उच्च स्तर है, सबसे ऊंचे लोग। ठीक है, सबसे ऊंचे लोग। जो बीच में है इसको सर मिडल लेवल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिडल लेवल, यानी कि कंपनी के बीच वाले लोग हैं, मिडल लेवल। ठीक है, यानी कि कंपनी के मध्य स्तरीय प्रबंधक हैं। ये क्या है, ये मध्य स्तर है। ठीक है, ठीक है, हाँ सर, ठीक है। चलो आगे बताओ, आगे बताओ। और ये जो सबसे नीचे है, तो ये सर सबसे नीचे को लोअर बोलते हैं, लोअर लेवल। ठीक है, यानी कि निम्न स्तर। ये क्या है सर, ये निम्न स्तर है, यानी कि सबसे निचला स्तर है। अब देखो कंपनी में सबसे ऊंचा स्तर, सबसे ऊंचा दर्जा ऊपर वाले का है। जाहिर सी बात है, ऊपर वाले का सबसे ऊंचा दर्जा होता है ना। तो वही बोला जा रहा है। देखो जो टॉप लेवल है ना, वो कंपनी का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कंपनी में वही है, उससे बड़ा कोई नहीं है। अब सर कंपनी में अगर इतना बड़ा अगर वो बना हुआ है, तो समझो ना कंपनी को चलाने का जिम्मेदार तो वही होगा।
पूरी कंपनी में क्या होगा उसको डिसाइड कौन करेगा, यही करेगा, है कि नहीं। तो हाँ, पूरी कंपनी में क्या होगा, कैसे होगा, पूरी कंपनी के लिए प्लान बनाना, सारी चीजें करना, है कि नहीं, ये सब काम किसका होगा, ये सब काम उसी का होगा, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होगा। समझ रहे हो बात को। हाँ सर समझ रहे हैं, यानी कि पूरी कंपनी को चलाना, पूरी कंपनी के लिए प्लान बनाना, वो सब यही करेगा। ठीक है, अब इसमें आते कौन कौन है सर, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, तो इसमें आपको सीईओ, ठीक है, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, ठीक है, कंपनी का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन लिख दो सबसे बढ़िया, ठीक है, चेयरमैन, ये सारे लोग आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। और भी लोग होते हैं लेकिन ये सारे लोग, यानी कि कंपनी का सीईओ, संचालक मंडल और उसके चेयरमैन, ठीक है, जो उसको चलाने वाले ये लोग होते हैं। अब ये पूरी कंपनी को, ये लोग ही पूरी कंपनी को मिलकर चलाते हैं। पूरी कंपनी का प्लान कि कंपनी को भविष्य में क्या करना है, उसकी योजना बनाना, ये सब यही लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये लोग अपना प्लान बना के, पता है क्या करते हैं, ये लोग अपना प्लान बना करके इसको बताते हैं कि भैया देखो हमारा प्लान ये है, हम भविष्य में ये करना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी योजना बना करके इसको समझा दी। क्या करा, इन्होंने अपनी योजना बना के इसको समझा दी और बोलते हैं कि भाई जो प्लान मैंने तुम्हें समझाया है तुम ये इसको समझा देना। तो ये लोग इसके द्वारा बनाए गए प्लान को समझते हैं और ये इसको इनका प्लान समझाते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, इन्होंने इसको बताया, ये बोलेंगे देखो कंपनी का उद्देश्य हम कंपनी आगे ये करना चाहते हैं। मतलब इनके द्वारा बनाए गए प्लान को ये खुद भी समझता है और इसको समझाता है कि तुम्हें डेली बेसिस पे तुम्हें क्या काम करना है और इसको क्या करना है, इन दोनों को ये बात समझ में आती है। ठीक है, ये बोलता है ठीक है, ये बोलता है ठीक है, अगर मान लो इसने बोला कि अगर मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं क्या करूंगा, तो ये बोलता है कि तुम मुझे बताना, ये अपनी समस्या इसको बताएगा। ठीक है, और ये इनकी समस्या को यहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये ऐसा चलता है, समझ रहे हो ना, मतलब कुछ इस तरीके से चलता है। इसी को हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, प्रबंध के स्तर। क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंध के स्तर, इसी को हम लोग प्रबंध के स्तर यानी कि प्रबंध के स्तर कहते हैं। ये प्रबंध का एक स्तर है। ठीक है, प्रबंध का ये एक स्तर है, समझ रहे हो ना। तो हाँ सर समझ रहे हैं। अब सर जैसे इसमें ये लोग आ रहे हैं तो इसमें कौन आएंगे, देखो इसमें ना डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं। इसमें कौन आते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर, विभागीय प्रबंधक। सर ये क्या होता है डिपार्टमेंट, देखो समझो, आप कभी हॉस्पिटल गए हो, हाँ सर गए हैं। आप देखोगे तो आंख के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, कान के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है ना, ईएनटी डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट, है ना। वैसे ही हर प्रत्येक कंपनी में ना हर काम के लिए अलग अलग विभाग बनाया होता है, किससे जुड़े सारे काम इस वाले विभाग में हो रहे हैं। जैसे एक मिनट ही लिख देता हूं फिर बता रहा हूं, ठीक है। जैसे हर कंपनी में डिपार्टमेंट बनाया गया होता है। अब जैसे मान लो पैसों से जुड़ा, धन से जुड़ा जितना भी हिसाब किताब है कहाँ होगा, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया होता है जिसको नाम देते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त विभाग। उस विभाग का, उस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है ना, उसी को बोलते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर, वित्त विभाग, विभागीय प्रबंधक। जैसे हर ब्रांच मैनेजर था ना, बैंक का ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक, वो भी एक डिपार्टमेंटल मैनेजर के ही रूप में आता है। ठीक है, तो जो हर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ना, उसको हम लोग डिपार्टमेंटल मैनेजर बोलते हैं, यानी कि हर विभाग का जो प्रबंधक होता है उसको विभागीय प्रबंधक बोलते हैं। उस पूरे विभाग को चलाने वाला, उस पूरे विभाग की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर होती है। यहाँ पे वही सारे विभागीय प्रबंधक यानी कि डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं। अच्छा सर ठीक है। सर यहाँ पर कौन आता है, फिर यहाँ पर कौन आता है सर, यहाँ पे आते हैं सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक, फोरमैन। ठीक है, यहाँ पर कौन आते हैं, सुपरवाइजर आता है यानी कि पर्यवेक्षक, फिर फोरमैन आता है एक, ठीक है, और इंस्पेक्टर। देखो ये सब कौन होते हैं ना, अब इसके नीचे क्या होता है ना, इसके नीचे कर्मचारी होते हैं। इसके नीचे कौन होते हैं, एम्प्लॉइज, है ना, एम्प्लॉइज जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, इसके नीचे वो लोग आते हैं। फिगर में नहीं है, किताब में नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया, लेकिन इसके नीचे मजदूर होते हैं। ठीक है, तो
ये सुपरवाइजर, फोरमैन, ये कौन होते हैं? ये लोग जो होते हैं ना, ये अपने से नीचे की जो लोग होते हैं, इनके नीचे जो लोग होते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं कि भाई ये लोग काम, जो भी काम कर रहे हैं वो काम ये लोग सही कर रहे हैं ना, मतलब इनको जो काम मिला ये लोग उसमें कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। मतलब इनका काम होता है कि कर्मचारियों के किए गए कार्यों पर नजर रखना। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि कर्मचारियों के कार्यों पे किए गए नजर रखना। अगर इनको कोई तकलीफ होती है तो वो इनको बताएंगे, ये ऊपर पहुंचाएंगे और ये ऊपर पहुंचाएंगे। ठीक है, ऐसे चलेगा। तो इनका काम होता है कि कर्मचारियों के किए गए कार्यों पे नजर रखना, उनकी समस्याओं, उनकी दिक्कतों को जानना और वो बात ऊपर तक पहुंचाना, उनके किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। रिपोर्ट कार्ड होता है ना, स्कूल में मिलता था ना कि आपने एग्जाम में क्या गुल खिलाए, वैसे इन्होंने क्या गुल खिलाए ये लोग उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं और ये इसको देते हैं, ये ऊपर पहुंचाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे चलता है। यही 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? 3 होते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। ठीक है, ये लोग, और ये सारे लोग इस लेवल्स में आते हैं। ठीक है, देखिए वही सारी बातें कही जा रही हैं, अब पढ़ोगे तो। ठीक है, देखो तो क्या क्या होता है भाई, इसमें कौन कौन आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, ये लोग, इनका मेन फंक्शंस, इनका काम क्या होता है? ठीक है, ये क्या काम करते हैं? तो वही यहाँ बात कर रहा है, सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो संगठन पूरा क्या करेगा, संगठन का उद्देश्य तय करना, पॉलिसी और प्लान बनाना कि कंपनी क्या करेगी, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, आप लोगों को क्या करना है और पूरी कंपनी को कैसे काम करना है, वो सब यही लोग बताते हैं। पैसा कहाँ से लेके आना है, ये सारा चीज यही लोग देखते हैं। और बड़ी बड़ी डिसीजन है ना कि कंपनी को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका भी निर्णय यही लोग लेते हैं। बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑन सोसाइटी। अब अगर इनके बिजनेस का, इनके व्यवसाय को कोई बुरा प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है, मतलब अगर इनके कंपनी के कार्य में अगर कोई जंगल बाधा आ रही, उनके पेड़ को काटेंगे तो इनको ही पकड़ा जाएगा कि भाई तुम मालिक हो, तुम बताओ क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना। तो यही जिम्मेदार होते हैं। कंपनी अच्छा करेगी तो भी इनको शाबाशी मिलेगी, कंपनी खराब करेगी तो भी इनका गला पकड़ा जाएगा। ठीक है ना, तो वही देखो, इसके अंतर्गत सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, निर्देशक कार्यमंडल आदि आते हैं। इनके मुख्य उद्देश्य निर्धारित करना, मुख्य कार्य, ठीक है ना, उद्देश्य निर्धारित करना, योजनाओं और नीतियों का ढांचा तैयार करना एवं दूसरे लोगों के प्रयासों को निर्देशन और नेतृत्व करना, वित्त एकत्रित करना व व्यावसायिक गतिविधियों का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में उत्तरदायिता का वहन आना। ठीक है, मतलब ये पूरा जिम्मेदार होते हैं कि कंपनी अच्छा करेगी तो भी इनको शाबाशी मिलेगी, बुरा करेगी तो भी इनको ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, फिर आता मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि मध्य स्तरीय प्रबंध। अब ये क्या करते हैं बाबू, आपको पता चला, ये डिपार्टमेंट्स हैंडल करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये अपने विभाग को संभालते हैं और ये लिंक भी है, किससे जुड़े हुए हैं सर? मिडिल लेवल देखो ना किससे जुड़ा हुआ, आपको यहाँ दिखा ना सर, मिडिल लेवल जो होता है ना सर मिडिल लेवल जो है, मिडिल लेवल जो है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये कड़ी के तरह काम करता है उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच। तो मिडिल लेवल वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, क्योंकि इनकी बताई गई बात को ये नीचे पहुंचाता है, इनकी समस्याओं को ये ऊपर पहुंचाता है, तो ये लिंक का काम करता है। ठीक है ना, ये एक लिंक बना हुआ होता है इनके बीच में। ठीक है, तो वही बातें कह रहा है, देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स डिपार्टमेंट हेड, डिपार्टमेंटल मैनेजर को डिपार्टमेंट हेड बोला जाता है, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स, ठीक है, एंड ऑपरेशंस मैनेजर। दे एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर मैनेजमेंट, यानी कि लिंक बन के रहते हैं टॉप और लोअर के बीच में। ठीक है, इनका काम क्या है, मेन फंक्शंस ये क्या करते हैं, तो इंप्लीमेंटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप मैनेजमेंट, यानी कि टॉप मैनेजमेंट ने जो उच्च स्तर ने प्लान बना दिया उसको काम में लाते हैं। ठीक है, अपने डिपार्टमेंट से नीचे वाले लोगों से बात करते हैं, ठीक है, सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं, जो भी काम करने के लिए चाहिए, लोगों को मोटिवेट करते हैं और सही से बताते हैं कि भाई अपने डिपार्टमेंट को संभालने के लिए अपने डिपार्टमेंट्स को काम समझाते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है, इस स्तर के अंतर्गत विभागीय प्रमुख, प्लांट सुपरिटेंडेंट व परिचालन प्रबंधक आते हैं। इसके मुख्य कार्य क्या है, तो उच्च स्तर द्वारा बनाई गई योजनाओं और नीतियों का निष्पादन करना, उच्च एवं निम्न स्तरीय प्रबंधक के बीच कड़ी का कार्य करना, यह संसाधनों को एकत्रित एवं संगठित करते हैं, कर्मचारियों को प्रेरित करना, संबंधित विभागों को विस्तृत निर्देशन देना। ठीक है, ये चीज। अब लोअर लेवल आता है, ठीक है, लोअर लेवल यानी कि निम्न स्तरीय। अब इसमें कौन कौन आता है, तो लोअर लेवल देखो इंक्लूड करता है फोरमैन, सुपरवाइजर एंड टीम लीडर। ठीक है, दे डायरेक्टली सुपरवाइजर्स वर्कर, यानी कि सुपरवाइजर्स मतलब नजर रखना,
है ना। तो ये वर्कर्स पे नजर रखते हैं, कर्मचारियों पे नजर रखते हैं और देखते हैं डे टू डे टास्क आर कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान, क्या प्लान के हिसाब से काम हो रहा है ना, इनका यही चीज होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, मेन फंक्शंस इंप्लीमेंट करते हैं, प्लान्स मेड बाय टॉप एंड मिडल मैनेजमेंट, अरेंजिंग टूल्स, मतलब कि देखो काम करने के लिए, ठीक है, जो भी चीजें चाहिए उन सभी चीजों का निर्धारण यही लोग करके देते हैं, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो यही काम होता है। इस स्तर के प्रबंधक फोरमैन पर्यवेक्षक होते हैं। इस समूह के प्रबंधक वास्तव में उच्च और मध्य स्तर प्रबंध की योजनाओं के अनुसार क्रियाओं का निष्पादन करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, तो नीचे जो कर्मचारी हैं उनके कार्यों को देखते हैं, वो काम सही कर रहे हैं, ये सारी चीजों को देखते हैं और उस अनुसार काम को करवाते हैं। ठीक है ना, कि काम सही हो रहा ना, काम में गलतियां नहीं हो रही ना, इस चीज को वो सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, अब आता है प्लान्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के कितने कार्य हैं, तो प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, आपको ध्यान रखना है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। कितने होते हैं, 5। यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए आपको ये 5 चीजों की जरूरत पड़ती है, प्रबंध करने के लिए आपको इन 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो हम लोग आगे चैप्टर भी पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, नियोजन, है ना। अब प्लानिंग में आप क्या करते हो, हर काम को करने के पहले सोचते हो। ठीक है, जैसे कोई भी काम करना है तो उसके पहले सोचोगे ना भाई कैसे करेंगे, कहाँ, अब मान लो आपको घूमने जाना है तो डायरेक्ट उठ के कहीं भी थोड़ी चले जाओगे, पहले सोचते ही हो ना कि कहाँ जाएंगे, कितना पैसा लगेगा, कब जाएंगे। तो प्लानिंग में यही तो होता है, नियोजन में यही तो होता है कि कार्य को करने के पहले सोचना, काम को करने के पहले सोचना, थिंकिंग इन एडवांस, है ना, या थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने के पहले सोचना। ठीक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय होम इट इज टू बी डन, कि कब करना है, कैसे करना है, कौन करना है और किसके द्वारा करवाना है। ठीक है, तो वही है, देखो प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, है ना, यही सारी चीजें कि प्लानिंग में क्या होता है कि एडवांस में आप पहले ही डिसाइड करते हो काम को करने के पहले। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, मतलब काम को करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें लगेंगे। अब मान लो मुझे एक चाय दुकान खोलनी है, तो चाय दुकान खोलने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत आएगी। तो सर चाय दुकान खोलने के लिए मान लो मुझे क्या क्या, सर एक जगह चाहिए होगा, है ना, प्लेट्स ग्लास चाहिए होंगे, चीनी पत्ती, मतलब दुकान खोलने के लिए जितनी जरूरत की सामान है सब एक साथ करना होगा। हाँ, तो जब मैं वो सभी चीजों को एक साथ लेके आऊंगा ना, इस प्रक्रिया को संगठन बोलते हैं। यानी कि कार्य करने के लिए जो भी संसाधन लगेंगे उन संसाधन को एकत्रित करने की प्रक्रिया संगठन कहलाती है। यानी कि वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज लगेंगे उन सभी को अरेंज करने के प्रोसेस को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा स्टाफिंग, ये मैंने पहले ही बता दिया कि कंपनी में या बिजनेस में आप लोगों को हायर करते हो, लोगों को रखते हो ना। हाँ, तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि भाई आप जब लोगों को अपॉइंट करते हो ना, लोगों को अपनी कंपनी में हायर करते हो ना, इसी को स्टाफिंग बोलते हैं। यानी कि जब आप लोगों को पद पे नियुक्त करते हो, लोगों को किसी पद पे आप नियुक्त कर रहे हो, इसको नियुक्तिकरण बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन। देखो निर्देशन, अब लोग आए हैं, नए नए लोग हैं, वो कभी काम नहीं किए हैं, वो कुछ जानते नहीं है, तो आप उनको ये तो बताओगे ना आपको क्या करना है, काम कैसे करना है, सिखाओगे कि नहीं, तो सिखाएंगे सर। तो जब आप उनको ये चीज बताते हो ना, आप डायरेक्ट कर रहे हो, आप उसको दिशा दिखा रहे हो कि भाई तुमको काम ऐसे करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ऐसे, मतलब सारी चीजें आप उनको समझा रहे हो, तो इसी को बोलते हैं निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग। ठीक है, फिर आता है कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। सर इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि जो प्लान में हमने डिसाइड किया था, प्लान में हम लोग डिसाइड करते हैं ना काम करने के पहले कि क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही होता है कि भाई जो हमने योजना में निर्णय लिया था कि हमें ये चीज करना है, क्या हमारा काम उस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, क्या हमारा काम उसी हिसाब से हो रहा है, ये चीज आप यहाँ पर देखते हो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज, चलिए समझ में आई बात। अब आता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी कि समन्वय। अब क्या आता है बालकों, अब आता है समन्वय। ठीक है, अब आता है समन्वय। ठीक है, ठीक है, अब समन्वय क्या होता है समझना है आपको यहाँ पे। ठीक है, समन्वय मतलब होता है ना, समन्वय का मतलब होता है तालमेल। कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब अगर मैं बोलूं तो इसको हम लोग बोलते हैं तालमेल। तालमेल का मतलब सर सबके साथ मिल के काम करना। ठीक है, अब हर कंपनी में ये बहुत जरूरी होता है कि सारे लोग मिल के काम करें। सर क्यों, अच्छा तुम सोचो ना, क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम अगर मिल के नहीं खेलेगी तो हार जाएगी, है ना। अगर सब लोग अपना अपना फायदा देखेंगे, यार ऐसे कर दिया गली क्रिकेट की तरह कि मुझे तो बैटिंग नहीं मिली तो मैं फील्डिंग नहीं करूंगा, तो टीम हारेगी ना।
हाँ, तो वैसे ही कंपनी में अगर सारे लोग ऐसे मतलबी हो जाएंगे ना, तो कंपनी का जो गोल है, जो संगठन का उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, समन्वय होना जरूरी है, तालमेल होना जरूरी है कि सब साथ में मिलकर काम करें। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग प्रबंध, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन को हम लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, प्रबंध का सार बोलते हैं, ठीक है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब जैसे कि समझो ना, ये प्रबंध की आत्मा है। अब अगर आत्मा शरीर से निकाल दोगे तो शरीर बेकार है ना। तो अगर आप मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेशन निकाल दोगे तो मैनेजमेंट हो ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? मतलब अगर आप मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, तो काम नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, प्रबंध का सार बोलते हैं कि मैनेजमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए। प्रबंध करने के लिए समन्वय का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि सब साथ में मिलकर काम करें, ठीक है, एकता के साथ काम करें, मिलजुल के काम करें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब, ये तो हटा भी दोगे ना तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट समझ लो अब है तो, ठीक है। देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, अगर प्रबंध के तीनों स्तरों को एक नजर में देखा जाए, मतलब प्रबंध के नजर से, बिजनेस के नजर से देखोगे, तो कोऑर्डिनेशन मींस बैलेंसिंग द various activities of the business such as purchasing, selling, production, finance and personal functions so that objective of the business can be achieved easily। यानी कि अपने आप में एक समूह बन जाता है और समूह का नाम आते ही पुनः समन्वय की जरूरत महसूस होती है। इसीलिए समन्वय प्रबंध का सार है ना। मतलब कि सीधे बात बोल रहा है कि भाई इतने सारे काम हो रहे, तो ये सभी काम एक साथ होंगे तभी तो हम लोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे, तो इसीलिए, ठीक है। अब बोल रहा है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की खास बात क्या है, समन्वय में क्या खासियत है? तो कोऑर्डिनेशन में है कि भाई देखो, ये एकता के साथ सब साथ में मिलके काम करते हैं ना, तो सामूहिक क्या है, समन्वय सामूहिक प्रयासों को एकत्रित करता है, मतलब इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, कि सारे लोग मिलकर काम करें, ये इस चीज पे ज्यादा जोर देता है, ठीक है। तो ब्रिंग्स यूनिटी अमंग वेरियस बिजनेस, ठीक है। तो व्यवसायिक गतिविधि में एकता लाकर उन्हें उद्देश्यपूर्ण गतिविधि के रूप में सामान्य लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, ठीक है। फिर प्रयासों की एकात्मकता को सुनिश्चित करता है, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। तो फिर वही बात बोल रहा है कि भाई सारे लोग मिलजुल के काम करें, सब एक साथ मेहनत करें, ऐसा नहीं कि वो मेहनत करे और ये बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये एंश्योर करता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन रहे, कि सारे लोग एक साथ मेहनत कर रहे हो और इसी उद्देश्य से मेहनत कर रहे हो कि कंपनी के संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, कंपनी के गोल अचीव हो जाए, ठीक है। तो क्रिएट करता है यूनिटी इन एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स दैट लिंक्स डिफरेंट डिपार्टमेंट टुगेदर। सबको एक साथ जोड़ता है, तो व्यक्तियों के प्रयासों में एकता लाता है तथा विभिन्न विभागों को जोड़ने की शक्ति का कार्य करता है, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब देखो मैंने क्या बोला सर, ये जो है आत्मा है, समन्वय है, प्रबंध की आत्मा है ना। तो सर बॉडी तो तब तक चलते रहेगी जब तक आत्मा है, तो बिल्कुल, तो वही बोल रहा, अब मैनेजमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक कोऑर्डिनेशन हो और जब तक कंपनी है ना। तो कंपनी जैसे ही खत्म, सब खत्म, तो ये तो वही बात है कि ये भी लगातार चलता रहेगा जब तक मैनेजमेंट है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व। अब देखो, सब साथ में मिलकर काम करे, ये सभी का उत्तरदायित्व है ना। अब कोई तुम बच्चे तो रहे नहीं जो तुमको कोई बताने आएगा कि भाई ये करो ये ना करो, है कि नहीं। तो ये हर मैनेजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साथ में मिलकर काम करे, है ना, आपस में मतलब ही ना बने। तो देखो ये जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द कोऑर्डिनेशन फंक्शन, ठीक है। तो समन्वय प्रत्येक प्रबंध का कार्य है, सभी स्तर के प्रबंधकों को समन्वय कार्य करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज परवेसिव फंक्शन है, देखो हर स्तर पे, अब पूरी कंपनी में ये जरूरी है ना। तो समन्वय हर जगह पे जरूरी है, देखो ना क्रिकेट मैच में भी जरूरी होता है, ठीक है, कंपनी में भी जरूरी है समन्वय। आप भी करते हो, पूछो कैसे? आप देखते हो नोट्स बना रहे हो, देख रहे हो नोट्स बना रहे हो ना, तो आंख और हाथ के बीच में समन्वय है, आई और हैंड कोऑर्डिनेशन है, तो ये हर जगह पे होता है, ठीक है ना। ये हर जगह पे है, चाहे कंपनी हो चाहे कंपनी ना हो, कोऑर्डिनेशन आपको हर जगह पे मिलेगा, ठीक है। फिर आता है डेलिबरेट फंक्शन, कि ये ऐच्छिक कार्य है, बहुत सोचा समझा कार्य है, इसको ना
जानबूझ के किया जाता है। ये सब साथ मिलके इसीलिए काम करते हैं कि भाई हमारा जो कंपनी का जो गोल है, जो हमने तय किया है कि हमने कंपनी बनाई जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए समन्वय किया जाता है। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए आता है, कोऑपरेशन, सहकारिता। देखो कोऑर्डिनेशन क्या था कि सब साथ में मिल के काम करें, है ना। कोऑर्डिनेशन होता है कि आपकी भी तो इच्छा होनी चाहिए काम करने की, मतलब समझो जैसे क्या होता है कोऑर्डिनेशन में सबको साथ में मिलके काम करना है। कोऑपरेशन में कि आप अपनी मर्जी से सबकी मदद करें। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल, आप एग्जांपल ले लो कि आपको हम लोग पढ़ाना चाह रहे हैं, आपके मम्मी पापा पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाह रहे, तो रिजल्ट आएगा आपका? नहीं आएगा। यानी कि कोऑर्डिनेशन तो हो रहा है, सब आपके साथ मिलकर आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, आप सहकारिता नहीं दे रहे, है ना। समन्वय तो किया जा रहा, आप सहकारिता नहीं दे रहे। वैसे ही आप पढ़ना चाह रहे हैं मगर आपको कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा, तो सर आप सहकारिता दे रहे हैं, आप कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपको कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा। तो अगर सिर्फ कोऑपरेशन होगा तो भी रिजल्ट नहीं हो पाएगा, अगर सिर्फ कोऑर्डिनेशन होगा तो भी रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो सर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों जरूरी है, दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोऑपरेशन मीन्स द वॉलंटरी एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन अचीविंग अ कॉमन गोल। वॉलंटरी एफर्ट्स मतलब क्या होता है? वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी, है ना, खुद के मन से, अपनी मर्जी से। ठीक है, तो सहकारिता का अर्थ है व्यक्तियों की स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब स्वयं की इच्छा से, तो व्यक्तियों की स्वेच्छा से मिलकर कार्य करना और एक दूसरे की सहायता करना ताकि एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ठीक है, चलिए अब इन दोनों के बीच में अंतर की बात कर रहा है, तो सर इन दोनों में अंतर क्या होता है? ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यूपी बोर्ड में तो हालांकि इस पे कम ही क्वेश्चन है, बट हो सकता आ जाए, कोई भरोसा नहीं, यूपी बोर्ड कुछ भी कर सकता है। ठीक है, यूपी बोर्ड जो है क्या सर कुछ भी कर सकता है, इसका कोई खास भरोसा नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ देख लेते हैं। सर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब आप देखो स्टार्ट कैसे कर रहा है, अंतर बता रहा है आधार पे, है ना। अब अंतर कैसे बताओगे? कुछ तो होना चाहिए ना अंतर बताने के लिए, तो बेसिस मतलब कि इस आधार पे आप अंतर बता रहे हो, है ना, इस बेसिस पे आप इन दोनों को अलग अलग बता रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग पे, तो आपको पहले ही पता लग चुका है सर कि सर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? समन्वय जो है विभिन्न कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने से संबंधित है। मतलब यहाँ पे एस्टैब्लिशिंग हार्मनी अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे सभी काम के बीच में शांति रहे और एकता बनी रहे। यहाँ पे आप खुद की मर्जी से काम करोगे, है कि नहीं। तो सहकारिता एक साथ काम करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए व्यक्तियों के स्वैच्छिक प्रयासों को संदर्भित करता है। मतलब refers to the voluntary efforts of individuals to work together and help each other। मतलब आपकी खुद की भी, आपका खुद का भी मन होना चाहिए कि मैं इनके साथ मिलके काम करूं, इनकी मदद करूं। ठीक है, ये चीज। दूसरा प्रवृत्ति कि क्या नेचर है, तो सर ये तो जानबूझ के किया जाता है, बहुत सोचा समझा है ना। तो ये जो है समन्वय प्रबंधक द्वारा सचेत और सोच समझकर किया गया प्रयास होता है। ठीक है, तो बहुत कॉन्शियस यानी कि सोच समझ के और जानबूझकर कराया गया होता है। ठीक है, ये क्या है सर? ये तो अपनी मर्जी से है, अगर आपका मन नहीं होगा तो आप किसी की मदद नहीं करोगे। ठीक है, तो ये क्या है सर? ये स्वैच्छिक प्रयास होता है, आपकी इच्छा पे होता है। ठीक है, वॉलेंट्री एफर्ट होता है कि आपका मन होगा तभी आप सामने वाले की मदद करोगे। ठीक है, अब आता है संबंध कि इनका संबंध क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का संबंध किससे है? तो भाई ये इस वाले पॉइंट को जाने दो, इग्नोर करो। ठीक है, इस वाले पॉइंट को इग्नोर करो, इस वाले पॉइंट को छोड़िए दो, ये आगे वाले पॉइंट में समझ में आएगा, आगे चैप्टर में। ठीक है, अब देखो कर्तव्य, ऑब्लिगेशन, समझ रहे हो। तो देखो अब आता है कि समन्वय किसको पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो अभी आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन हर किसी को करना पड़ेगा, है ना, ये हर मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर प्रबंधक की ये जिम्मेदारी है कि वो समन्वय करे ही करे। ठीक है, तो ये क्या है? प्रबंध के अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स है। ठीक है, अब ये क्या है सर? ये तो एम्प्लॉय के ऊपर है, एम्प्लॉय का अपना मन होना चाहिए मदद करने का सामने वाले का। ठीक है, तो सहकारिता कार्य किसी भी संस्था में स्वेच्छा से काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा होता है। तो ये डन वॉलेंटरी बाय एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और मदद करना चाह रहे हैं वही कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं होगा किसी का मदद करने का तो आप कोऑपरेट यानी कि सहकारिता नहीं कर पाओगे। ठीक है, एम उद्देश्य कि हम लोग ये करते क्यों है? तो ये करते हैं कि भाई यूनिटी ऑफ एक्शन हो, एकता है, सब साथ में मिलकर काम करें, है ना। और ये हम लोग इसीलिए करते हैं कि एक दूसरे की मदद कर पाए। ठीक, वो क्यों किया जा रहा है? अपनी मर्जी से कर रहे हैं सामने वाले की मदद करने के लिए। ठीक है, तो देखो
इसका उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों को अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से प्राप्त करना है। ठीक है, तो एम ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ क्या, सहकारिता का उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना है, मतलब कॉपरेशन इज टू हेल्प ईच अदर। ठीक है, कि आप यहाँ एक दूसरे की मदद करोगे। ठीक है, और लास्ट आता है कि भाई इसका कार्य क्षेत्र। तो देखो अभी जस्ट बता दिया कि भाई ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन कोऑपरेशन जो है ना, समझो कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता समन्वय का बच्चा है। ठीक है, यानी कि समन्वय से ही सहकारिता का जन्म होता है। ठीक है, तो समन्वय में सहकारिता आती है, ना कि सहकारिता में समन्वय। मतलब देखो समन्वय में सहकारिता शामिल होती है, यही कारण है कि इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। तो कोऑर्डिनेशन इंक्लूड्स कोऑपरेशन, हेंस इट्स स्कोप इज वाइड। ठीक है, अब ये क्या, ये छोटा है क्योंकि ये तो इससे निकला है, तो भाई ये छोटा है, इसका स्कोप नैरो है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि यह समन्वय को स्थापित करने के लिए होता है। इट्स स्कोप इज नैरो बिकॉज इट हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन। ये तो इसीलिए किया जाता है ना कि हम लोग कोऑर्डिनेशन सही से कर पाए, है ना। ये इसीलिए किया जा रहा है कि भाई हम लोग समन्वय सही से कर पाए, मतलब हम लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं सामने वाले की कि कोऑर्डिनेशन हो और काम पूरा हो सके। ठीक है, एक साथ मिलकर हम लोग काम कर सके, इसीलिए वो करा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब होता है खत्म आपका चैप्टर। होमवर्क यही है कि भाई आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से एकदम रिवाइज करोगे। ठीक है, जितनी भी चीजें इसमें पढ़ाई गई हैं आप आराम से इस नोट्स से रिवाइज कर सकते हो। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और ऐप का भी लिंक है। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे मिल जाएगा सर, मतलब टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, आप पीडब्ल्यू का ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां पे आपको बैच का नाम स्टार्टिंग में दिया हुआ साकार यूपी, है ना। तो उस बैच में आपको फ्री, समझ लो फ्री नोट्स मिलेंगे, प्लस फ्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे। ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा और ये लेक्चर आपको ऐप पे भी। ऐप पे क्यों सर? यहाँ तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो, यहाँ पे ऐड आता है, यूट्यूब पे थोड़े ऐड आ जाते हैं तो मन भड़क जाता है ना, लेकिन ऐप पे ऐड नहीं आएगा तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से देखो, आपको जहां से मन करता है वहां से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन नोट्स के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ये फ्री नोट्स जो है ना वहीं से मिलेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई हम इन्हीं नोट्स से पढ़ें, इन्हीं लेक्चर से पढ़ें, तो आप इन नोट्स को ऐप पे जा करके आराम से अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो और इन नोट्स को आराम से इज्जत से पढ़ सकते हो। ठीक है, इन नोट्स से रिवीजन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। दिस साइड आई सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।